बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक लाइव और मैं हूं अपने लाहौर स्टूडियो से लाइव आपकी स्क्रीन पर सुहासिल। मेरे साथ ये स्क्रीन शेयर करते हैं दी वन एंड ओनली हरमीत सिंह। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप समेत हमारे जो देखने वाले हैं वो भी खैरियत से होंगे। अच्छा हरमीत, मैं हमेशा कहती हूँ ना ये बात, और मैंने कई लोगों को, कोई महफिल हो, चाहे वो चाय पे हम बैठे हों, डिनर हो, इस तरह की कोई भी इस नौयत की गैदरिंग हो या टीवी स्क्रीन को यूटिलाइज करते हुए, मैंने हमेशा कहा है कि टाइम इज़ रनिंग लाइक अ बुलेट। और इस चीज़ का एहसास आज जब हम तैयार हो रहे थे बिल्कुल मेकअप रूम में, तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि देखें आज 3 हो गई है। मतलब हम जनवरी की बात कर रहे थे, हम न्यू ईयर की बात कर रहे थे, 2023 का रीकैप कर रहे थे। अब देखिए वी आर ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ द वीक। हमने अभी अभी हफ्ते का आगाज़ किया था, साल का आगाज़ किया था, महीने का आगाज़ किया था, और आप देखिए कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और जिस जानिब बढ़ रहा है वो है हमारे आने वाले इंतखाबात। अब आपके राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि काफ़ी गहमा गहमी तेज़ हो गई है। कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दिए गए हैं और जमा कराने के बाद अब जांच पड़ताल का अगला मरहला भी शुरू हो चुका है। तो ये काफ़ी हैपनिंग जो है पॉलिटिकल, वो अपने राइट लेफ्ट आप देख रहे होंगे। लेकिन आज सुबह का आगाज़ एक अफसोसनाक खबर से हुआ। आपको खबर दे दी ये है कि बेसिकली साबिक वफाकी वज़ीर सरताज अजीज़ जो है वो अब हम में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनी तौर पर उनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए जो है वो हमेशा तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। और बहुत सारी वजारतें उन्होंने संभाली 2013 के बाद। उस वक्त के वज़ीर आज़म जो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनके साथ वो कौमी सलामती के और ख़ारजा अमूर पॉलिसीज़ के भी मुशीर रहे हैं। और जिस तरह से वो मुतहर्रिक कारकुन थे तहरीक पाकिस्तान के, वो खिदमात, उस वक्त की खिदमात भी जो है हमेशा याद रखी जाएगी। जब जब पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा उनका नाम भी लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के लिए उनकी खिदमात अगर हम बात अगर करें, हम देखें सरताज अजीज़ साहब के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनकी खिदमात थी और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी जो वफादारियाँ थी, नवाज़ शरीफ साहब के उन वफादार दोस्तों में उनका शुमार भी होता है। और मेरी तकरीबन मुझे याद है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है एक वक्त ऐसा था कि एक ही टेलीविज़न होता था और उसमें ज़्यादा तस्वीर इन्हीं की आती थी। और जब मेरी पहली मुलाकात हुई यकीनन बहुत खुशी भी थी और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे। बल्कि मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा जब कश्मीर का इशू जब भी हम डिस्कस करते थे या इस किस्म का इवेंट होता था तो उसमें हमेशा वो भी शिरकत किया करते और कहीं ना कहीं मुझे भी दावत मिला करती थी। तो कई मुलाकातें उनके साथ रही हैं और उन मुलाकातों के साथ साथ अगर मैं बात करूँ जिन जिन मनसब पर वो रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी दयानतदारी से उन्होंने अपना काम जो है वो किया है। और ये बड़ी बात है कि एक वक्त ऐसा आया, एक मुश्किल दौर जब आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, और उसके जो करीबी साथी थे वो जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के जा रहे थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो उस वक्त प्रेसिडेंट यानी उन्होंने मुल्क को संभाला था, अमरीत का दौर था। बहुत ज़्यादा दबाव होने के बावजूद इन्होंने अपना जो साथ है, वो जो वफादारियाँ हैं वो उसको नहीं बदली, बल्कि वो उसी तरह डटे रहे। और फिर यही वजह थी कि बहुत सारे मामलात में बहुत सारे ऐसे सियासी फ़ैसले, बहुत हसास नोयत के फ़ैसले आप कह सकती हैं कि जब पार्टी में लिए जाते थे नून लीग में तो इनकी शिरकत लाजिम होती थी। और अगर इनकी उम्र की बात करें, एक तरफ तो काफ़ी अरसे से वो अलील भी थे और 95 साल की उम्र में वो कल रात इंतकाल कर गए हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ा सियासत के हवाले से, मुल्क के हवाले से एक बहुत बड़ा लॉस है इन जैसे लोगों से, इन जैसे अजीम सियासतदानों से जिन्होंने बहुत कुछ काम किया, इस मुल्क के लिए काम किया, दिन रात काम किया, बहुत कुछ सीखने के बहुत से लोगों को मौके भी मिले और इनके तजुर्बे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बेहतरी की तरफ जा सकती। लेकिन बहरहाल वक्त जो आप फरमा रही हैं कि वक्त का क्या है, वक्त तो बड़ी तेज़ी से निकल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हम उस तरफ, उस मंजिल की ओर भी बढ़ रहे हैं जो मंजिल कहीं ना कहीं आप दुनिया से आपका राब्ता कट जाता है, लेकिन आपके काम की वजह से दुनिया आपको याद भी रखती है। बिल्कुल हरमीत। और अगर हम उनकी एज ए पर्सनालिटी बात करें तो आपको पता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता, मुआशियात में उनकी मास्टर्स की डिग्री थी। यकीनी तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उनके हमेशा ज़ेर तालीम रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा इनसे। इनकी खिदमात को तो चले हम काउंट कर ही रहे हैं, लेकिन एज अ पर्सनालिटी, जैसे आपने कहा कि आपकी उनकी मुलाकात भी हुई, बड़े डाउन टू अर्थ थे, लोगों को सिखाने के अतबार से, डायरेक्शन देने के अतबार से हमेशा उन्होंने कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून के साथ साथ उनकी खिदमात हैं वो पाकिस्तान के लिए भी रहे।
और एक लॉयल पर्सनालिटी अगेन। तो एहसन इकबाल साहब जो है उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया और जिस ट्वीट तस्दीक की है इनकी इस दुनिया से चले जाने की। तो आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, चूँकि सियासत से अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। और आजकल आपको पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है, मैं हमेशा इसके बारे में कहती हूँ कि पीपल आर ग्लू टू द स्क्रीन, कि अब छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस हवाले से कि अच्छा इलेक्शन होने वाले हैं, अच्छा जी कासिम के अब्बा का क्या होगा, नवाज शरीफ का क्या होगा, आसिफ अली ज़रदारी क्या नया मूव लेंगे, बिलावल भुट्टो कितने एक्टिव है और मरियम नवाज, ये सारी चीज़ें जो है ना अब हर एज ग्रुप के लोग इसको डिस्कस करते हैं। बट ऑल दो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में कल 3 अहम केसेस की समाअत जो है वो हुई। गुमशुदगी के केसेस को फाइनली लापता जो जबरी कह सकते हैं, जबरी गुमशुदगियाँ, उस हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त हमने देखी कि परफॉर्मेंस रही और ऑन स्क्रीन अब तो हम देख भी सकते हैं और लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। उसके अलावा बल्ले का निशान PTI को मिलेगा या फिर नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क। इस हवाले से वकला जो है उनको तलब किया गया है। ये भी हियरिंग हमने सुप्रीम कोर्ट में देखी और फॉरमोस्ट नाअहली के केसेस जो हैं उस पर एक अहम फैसला जो है वो आ सकता है। इस हवाले से ये 3 अहम केसेस हैं जिसको कल काफ़ी डिस्कस किया जा रहा था हर जगह पे। तो सुप्रीम कोर्ट की ये पार्टिसिपेशन जो है उसको लोग किस तरह से ले रहे हैं और ऑन स्क्रीन इन कैमरा जो भी हियरिंग हो रही है लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या कुछ लोग उस पर क्या कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। बट ऑल दो ये फैसले जो है वो जल्द अज जल्द हमारे सामने आ जाएंगे। और रही बात इंतखाबात की, तो इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद जैसे जैसे हम टुवर्ड्स फरवरी बढ़ रहे हैं, जनवरी में आ गए हैं, अभी तो नवंबर की बात कर रहे थे, फिर दिसंबर में एक फ़ैसला आया, हम जनवरी और फरवरी का वेट कर रहे थे। बस ऐसे ही टाइम गुजर जाएगा और कैंपेन्स जो है वो कब तेज़ करने का फ़ैसला तमाम पाकिस्तान की छोटी बड़ी सियासी जमातों ने कर लिया है। आसमा वदूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बात आपकी दुरुस्त है सोहा। अगर हम देखें कल बड़े अहम नोयत की केसेस आपने बात की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, कोई तारीफ जो है कहीं मैंने नहीं सुनी, तनकीद हो रही जिस किस्म के रिमार्क्स आए हैं। और फिर आपने वहाँ पे जो लापता अफराद ख़ासकर जो शहीद अरशद शरीफ के हवाले से, फिर इमरान रियाज के हवाले से जिस किस्म के रिमार्क्स थे, वो यकीन करें कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में उस पर तबसरा भी हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इस पर बातचीत की भी ज़रूरत है। और अगर हम बात करें पॉलिटिक्स का एक नया सेगमेंट, फिर नई सूरत हाल, फिर हम आसपास जो सूरत हाल देख रहे हैं उसमें बड़ी चेंजेस, बड़ी तब्दीली आ रही हैं। हरमीत, इनिशियली अगर देखा जाए तो आम पब्लिक ने इस चीज़ को अप्रिशिएट करना शुरू किया था कि एक तो इन कैमरा आपकी प्रोडक्शन हो रही थी और इसके अलावा इन कैमरा हेयरिंग के अलावा जो हम लार्जर बेंचेस और इजलास जो हमने करसाया तक नहीं देख पाए थे, इनिशियली उसको अप्रिशिएट भी किया गया। लेकिन अब अगेन चीज़ें हमें पब्लिक की तरफ से यही दिखाई दे रही है कि एक एम्बिग्विटी है जिसको क्लियर जो है वो उन्हीं की जानिब से किया जा सकता है। बट ऑल दो हम इस पर बात कर लेते हैं। आसमा वदूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। गुड मॉर्निंग आसमा साहिबा, कैसी हैं आप? Assalamu alaikum. Good morning. I hope everybody is having a very nice day. आसमा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। हैपनिंग जो है वो इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा हो गई इंतखाबात की। फाइनली जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था लेटर और सूनर जो है वो हमारे पास पहले इंतखाबात की डेट आई और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कागजात नामजदगी से अगला मरहला जांच पड़ताल का और फिर जो अपीलें होनी है हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। आप क्या समझती हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया होगा, ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसी चीज़ें पहले भी इंतखाबात का हुस्न होती हैं, क्या होता रहता है ऐसे? क्या इस दफ़ा रेशो ज़्यादा है कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के और कुछ लोग ज़ेरे एताब है उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो? देखिए जी, उस दिन मैं सम डेज बैक मैं एक ऐसी गैदरिंग में थी जहां हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद। तो मैंने काफी किस्म के तो 3 गैदरिंग में कि मैंने तकरीबन 2-3 इलेक्शंस में ऐसी चीजें होते नहीं देखी। हमारे एक और सर वहां पे मौजूद, मैंने 85 से नहीं देखी। हमारे बहुत सुपर सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने कहा कि 85 के मैंने 71 कवर किया हुआ है, तब से मैंने इतनी ज्यादा भी देखी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। देखिए होता ही जैसे आजकल आ रहा है ना कि रेशो आपकी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की रेशो ऑलमोस्ट यही रहती है 13%, 14%, 15%, लेकिन वो स्कैटर्ड होती है अमंग द पार्टी। किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को लेके अगर आप आपकी 13-14% में से 9% आपके एक ही पार्टी के होंगे तो वो फिर रेज अप होने शुरू हो जाते हैं और आपके टियर 2, टियर 1 लीडर तकरीबन सारी ही आपकी उसकी लपेट में आ जाए तो फिर रेड फ्लैग होते हैं। इस वक्त हमारे इलेक्शन से ज्यादा फेयर फ्री इलेक्शन है जिसकी लेजिटिमेसी हो।
आसमा साहिबा, अगर हम आवाम भी देखें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से, जाहिर बात है सोहा ने जो बात की कि अवाम भी पुरुमीद है, कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद रख सकते, पुरुमीद क्या कहें, बस पूरी उम्मीद रहना ही चाहिए। लेकिन जिस किस्म के हालात हैं, जो आरोज जो तैनात किए गए हैं, जो जो जहाँ जहाँ से, उनका कहीं ना कहीं बड़ा मशकूक रोल नजर आता है। मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे चाचा जो है वो एमएनए की सीट से लड़ रहा है नून लीग से, तो कहीं ना कहीं आरोज में जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो उसका भतीजा है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मिलती हैं, इसी तरह बहुत सारे विजुअल हमारे पास आते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो दिया है कि ये मामला इलेक्शन हर हाल में हो, लेकिन शफाफियत पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सवाल जो उठ रहे हैं उस सवालात को भी हल करना ही सुप्रीम कोर्ट का काम है? इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं। आपका इलेक्शन कमीशन जिसका वाहिद काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको एडहेयर करके उसको एग्जीक्यूट करना है, इसके अलावा उनका कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इलेक्शन पे आती है। हम हर चीज का बर्डन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे डाल रहे हैं। इस वक्त आप देखिए ना, तो पूरे जो आपकी सियासत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने सारे वो सहारे बैंक कर रहा है, और ये एक बहुत ही सिचुएशन है, इसको एक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा आसमा साहिबा, तो ये भी एक कहिएगा इदारा कि देखिए, हम हरमीत और मैं और आप जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं उसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। उनकी एसिश कैंपेन हमें ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो करता है उसका फ़ायदा भी हो रहा है। एक आम पब्लिक, एक आम आदमी क्या सोचता है, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। आप क्या समझती है कि पीटीआई के चेयरमैन करण जो है इस वक्त, बैरिस्टर गौहर अली, वो कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं, इंतखाबात बाय हुक और बाय क्रुक होने ही चाहिए, हमने इसका बाइकआउट नहीं करना, लेकिन ये जो बल्ले का निशान ले लेना, और फिर ये पेशावर में आपको पता है केस भी इस हवाले से चल रहा है पेशावर हाई कोर्ट में, तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह की चीजें करके कितना मुश्किल हो जाएगा तमाम सियासी पार्टीज को इक्वल प्लेटफॉर्म, जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, देना? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक इससे नहीं होता कि आपका नैरेटिव कितना डिगन है। वो तो उन्होंने खुद लोगों तक पहुंचाना है ना, लोगों से कनेक्ट तो पार्टियों ने खुद करना है। जैसे आपने कहा कि तहरीके इंसाफ डिगन है, तो हम बाकी सबको कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे? तो अवाम में डिगन होना तो पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टीज का कनेक्ट होना चाहिए लोगों के साथ। इसमें हम तहरीके इंसाफ को ब्लेम नहीं कर सकते कि वाई दे आर सो, या वाई दे आर सो कनेक्टेड, या उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड। ये आपकी बाकी पार्टीज को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था, अपने वोटर में इन्वेस्ट करना चाहिए था। आसमा साहब, एक और चीज जो इस वक्त सिचुएशन है खासकर खैबर पख्तूनख्वा के, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हमेशा हमें नजर आते हैं एक्टिवली, वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ऐसे में कल एएनपी का भी बयान आया, एएनपी वाले कहते हैं कि हम मौलाना साहब के साथ जो है इस पर इत्तेफाक नहीं करते। क्या वजूहात हो सकती हैं कि मौलाना साहब जो है वो इलेक्शन से थोड़ा सा दूर होना चाहते हैं? जहां तक बात यह है कि केपीके में उनकी जो ऑन ग्राउंड पोजीशन है, या ऑन ग्राउंड जो उनकी एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, वो तो बहुत चैलेंज हुई भी है। वहां पे पीटीआई स्ट्रॉन्गर देन ऑल द अदर प्रोविंसेस। लेकिन ये बात भी सच है कि उनको लेजिटिमेट सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और इसके कल हवाले से यहाँ इस्लामाबाद में बहुत ही कंसर्न जो है वो देवर कंसर्न इन दी है। तो ये बात कहना गलत होगा कि वो शायद इस चीज को करें। अबाउट हिज सिक्योरिटी इज लेजिटिमेट एक्चुअली ऑन ग्राउंड। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। तो इस मामले में वो इंतखाबात क्यों डिले चाह रहे हैं, इट कैन बी अ लेजिटिमेट रीजन, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी जिस तरह से ऑन ग्राउंड एक फुटिंग उतनी नहीं बन सकी है, पीडीएम की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डैमेज गई है। तो आसमा साहब, अगर हम देखें माजी में, अगर 2013 को हम याद करें, इससे सख्त किस्म की सिचुएशन थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। हर सुबह के वक्त हम कटी लाशें जो हैं देखा करते थे, लटकी हुई लाशें देखा करते थे। पीपल्स पार्टी और एएनपी को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर जो हैं उनमें शहीद किए गए। तो वो हालात तो अब हमें नज़र नहीं आते। और परसों जो फायरिंग हुई है वो भी किसी और जगह होनी थी, मौलाना साहब पर नहीं हुई थी, पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है। बिल्कुल,
देखिए इस वक्त जो है ना हमें चूज करना है, और हमने चूज ये करना है कि हमें एक पॉलिटिकली स्टेबल पाकिस्तान एक लाजमी चीज है। इट्स नॉट अ लग्जरी एनी मोर, इट इज अ नेसेसिटी। हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसमें हमारी जैसे कि आप देख रहे हैं कि गजा की वॉर जो है वो बॉर्डर फाड़ के आपकी पड़ोस तक आ गई है। हमारे एक साइड पे ईरान है, एक साइड पे इंडिया है, हम बहुत ट्रिकी सिचुएशन में हैं। इट इज नॉट इजी। और जिस तरीके से वो एक इजराइल वॉर मॉन्गरर किस्म की एक अप्रोच के साथ हमेशा पूरी दुनिया को रीच आउट करता है, तो हालात जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द भी बदल रहे हैं, और हमारी अपनी अपनी वेलबींग के लिए भी एक पॉलिटिकल स्टेबल पाकिस्तान जरूरी है। तो जहां आपने कहा था कि हम इससे बहुत वर्स्ट सिचुएशंस में भी इलेक्शन असमा साहब, एक और चीज बड़ी गूंज है शेर इख्तिदार में, और आप भी बाखबर साफ़ी हैं, तो अगर हम देखें सिविल इमरजेंसी की बात हो रही है, मुख्तलिफ हम सोशल मीडिया पे बड़े बड़े तज्जियाकार भी ये बात करते हुए आ रहे हैं, खबर इस किस्म की गर्दिश कर रही है। क्या अगर ये सिचुएशन होती है, ये भी कहा जाता है कि सदर प्रेसिडेंट जो है हमारे वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन आती है तो कल आपने देखा कि IMF के वफद की मुलाकातें हुई हैं PTI के चेयरमैन गौहर साहब से, दीगर लोगों से भी हुई है, और आपको पता है कि यकीन दहानी कराई गई थी तमाम तर जमातों की जानिब से। अगर इस किस्म की सिचुएशन आती है तो फिर क्या होगा, IMF की जानिब से क्या होगा, दीगर लोग जो फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, उनके हवाले से क्या रिएक्शन आ सकता है? देखिए, इट इज वेरी अनलाइकली। और अनलाइकली इस वजह से कि आप दुनिया में आइसोलेटेड नहीं रह सकते। जैसे हमने IMF डिस्कस किया, जैसे हमने और अपने दोस्त ममालिक डिस्कस किए, हमारे कुछ अनफ्रेंडली कंट्रीज भी हैं जिनका इंटरेस्ट हमारे साथ बहुत एसोसिएटेड होता है। आपकी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी वहां पे अपने पत्ते लगाती है जहां पे उसे अंदाजा हो कि थिंग्स विल टर्न अकॉर्डिंग टू आवर विशेस। और वो तभी हो सकती है आपके पास एक ऐसी लीडरशिप हो जो कि अवाम को साथ लेके चले। मुल्क, अवाम और अवाम की लीडरशिप अलग-अलग डायरेक्शंस में नहीं जा सकती, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसमें से इस एक और वक्त चीज को एड्रेस करें, व्हेन इट कम्स टू पब्लिक ना, तो हम यूथ की बात कर लेते हैं। अब देखिए इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इंतखाबात में हमारा वोट बैंक या किसी भी सियासी पार्टी का वोट बैंक जो है, यूथ अब उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है। आपको पता है कि हमारी इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसने रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ज़्यादा लंबा टेन्योर इन्हीं का रहा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो है वो इस वक्त, आपको पता है कि सानिया लम्स के बाद एक एक्टिविटी हम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं और यंगस्टर्स खास तौर पे बड़े अच्छे क्वेश्चंस के साथ, विजन के साथ सामने आ रहे हैं। आपने भी वो बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे, मैं चाहती हूँ कि आप उसको भी रिव्यू करें कि हमारा जो यंग वोट है वो कितना अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इंतखाबात में, और उनका विजन कितना क्लियर है। देखिए जी, ये तो हम चाहे जितने भी क्रिटिकल हो PTI के हवाले से, लेकिन PTI ने जितना अपना वोटर को एजुकेट कर दिया ना, और जितना यूथ को किया, यस जी 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 जी, आसपास से मैं बोले आप लेकिन ये सुन पा रहे हैं। यूथ को मोबिलाइज किया है ना, यूथ को एक एक कॉन्फिडेंस दिया है, और एक उनको कनेक्ट किया पॉलिटिकल सिस्टम से। ये दिस विल सर्व पाकिस्तान अ लॉन्ग वे। और उसमें ये है कि आप काकड़ साहब का इनिशिएटिव मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज में जाके बहुत हार्ड क्वेश्चन ही टेक्स अप एंड ट्राइज टू आंसर। मगर बेसिकली जब वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देंगे ना, जो उनका मैंडेट है, तो ही विल बी अप्रिशिएटेड मोर। मैं दरअसल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के हवाले से आई हैव माय फोकस। मेरे लिए जब तक वो एक डिस्ट्रैक्शन रहती रहेगी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम इस वक्त नहीं जा रहे, KP के और हमारे पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए अभी ऑफ। असमा साहब, अगर हम देखें, आप देख रही हैं कि कल पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक हुई है, यानी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं, काफ लीग के साथ भी मुलाकातें, तो दीगर जमातों के साथ भी मुलाकातें, लेकिन नून लीग के साथ जो मुलाकात हुई है कहा जा रहा है कि बड़ी पॉजिटिव मुलाकात थी। आपको क्या लगता है कि जो हालात नजर आ रहे हैं, क्या वही 16 महीने में जो गवर्नमेंट लोग पार्टियां थी, एक ही इतिहाद था और एक ही गवर्नमेंट थी, अपोजिशन में कोई नहीं था इस बार राजा रियाज के अलावा, तो क्या आपको लगता है कि ये दोबारा पार्टियां फिर एक पेज पर आ जाएंगी और गवर्नमेंट इनकी होगी, लेकिन मुश्किलात से कैसे इस मुल्क को निकाल सकने में कामयाब होंगी ये? देखिए जी, वन अगेंस्ट ऑल का फॉर्मूला तो पहले ही से ही ऑन द सेट वो ही गलत था।
वो एक ऐसा फ्रेम उन्होंने सेट कर दिया कि अगर उनकी जीत क्या कहते हैं भी हो सकता तो वो डिवाइड बाय 50 हो जाएगी। आपने अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अभी मैंने बहुत, जब ये इलेक्शन का आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट गई थी और हम इंटर्म गवर्नमेंट के हैंड ओवर हुए थे, तब भी मैंने कहा था कि व्हेनेवर द इलेक्शन विल कम इट विल अगेन बी वन अगेंस्ट ऑल। हम देखें कि वो सिचुएशन इवॉल्व होती है और किस तरह से हम वहां पहुंचते हैं। अगर ये इलेक्शन पे पर सीट भी अनाउंस करेंगे ना, तो पार्लियामेंट में अगर सिचुएशन इनको इनके मुताबिक ना हुई तो इनको अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपने उस पे मैनिफेस्टो पे कॉम्प्रोमाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला इन्होंने इजाद किया जो कि इसने अपोनेंट को ज्यादा सर्व किया, नहीं कम सर्व, क्योंकि इन्हें नुकसान, लेकिन ये इनका सेवियर। अगर इन्होंने कुछ सब्सटैंशियल अचीवमेंट इस इलेक्शन में लेनी है तो इन्हें दोबारा से इस फॉर्मूले की तरफ जाना चाहिए। इंडिविजुअली ये कोई बहुत बड़ा डेंट पीटीआई को नहीं डाल सकेंगे। हाँ, इफ दे कम टुगेदर उसमें सिचुएशन वो पिक्चर मजीद क्लियर हो जाएगी। आसमा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और अच्छी बड़ी प्रोडक्टिव सी डिस्कशन के साथ। ऑल दो सियासत एक तरफ हमीद, लेकिन अगर हम देखें ना ओवरऑल सिनेरियो में तो हमारी जो यूथ है, बल्कि आपके हर एज ग्रुप की आवाम अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बड़ी बाशऊर हो गई है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी काफ़ी यूज्ड टू हो गए हैं। सानिया लम्स के बाद तो आपको पता है अब वो ही इज़ टेकिंग ऑल द क्वेश्चन वेरी ब्यूटीफुली, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लेते हैं, वार्म वेलकम करते हैं स्टूडेंट्स को और फिर उनके जवाबात भी बड़े अच्छे अंदाज में देते हैं। और फिर आपको पता है सियासतदानों को अच्छे अच्छे मशवरे भी दिए हैं उन्होंने। तो ये आजकल हम जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोज़ पिक्चर्स को सर्कुलेट होता देख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो काफ़ी हाई हो गया और होना भी चाहिए भाई। सबसे लंबा टेन्योर पाकिस्तान की तारीख में आपको मिला है। तो ऑल दो हमारी यूथ जो है दे आर कमिंग अप विद न्यू विजन, तो विजनरी आवाम है हमारी। अब एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली महंगाई का एक ऐसा तोहफा जो कि 2024 के शुरू में ही हमें मिल गया, पता नहीं समझ नहीं आ रही कि इस तोहफे का हमने करना क्या है। बट ऑल दो अभी हरमीत अगर हम बात करें सारे शहरों की, तो आपको पता है हम ये समझते हैं और हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर बहुत महंगाई होगी तो कोई बात नहीं, चिकन बीफ मटन आप ना खाएं, आप सब्जियां खाएं। लेकिन अब क्या करें, सब्जियां और दालें भी आपकी पहुंच से, बल्कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। पता नहीं 2025 में 26 में पहुंच गई हैं, लेकिन 2024 का आखिर हमने करना क्या है। ये हुआ साल का आगाज और ये प्राइसेस जो है वो इतनी ऊपर चली गई हैं तमाम तर सब्जियों की। एकदम से इसके रेट कैसे बढ़े, क्या नए साल के आगाज में जो भी हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो एक्टिव नहीं है इस हवाले से, और जो ताजिर बरादरी है वो क्या क्लेम करती है, क्या एक्सक्यूजेस देती है, इस पर हमने एक डिटेल सेगमेंट करना है। और हमारे पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद होंगे, वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। आपको हम बताते हैं कि हमें बेसिकली इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे वसीम मलिक, और लाहौर से हमारे साथ होंगे सुधीर चौधरी, और कराची से हमें रिपोर्ट करेंगे मुजम्मिल फेरोजी। तो इन तीनों को आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। सबसे पहले हरमीत शहर इक्तदार चलते हैं, इस्लामाबाद की सिचुएशन क्या है, वहां पर मौजूद है वसीम मलिक। वसीम, हम आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप बताएं कि ये सुबह जो 1 जनवरी की थी वो भी बखैर नहीं थी आम आवाम के लिए। आम आवाम इस वक्त सब्जियों के रेट्स बढ़ने की वजह से कितनी परेशान है और इतने ज़्यादा रेट्स एकदम कैसे बढ़ गए हैं? देखिए, बिल्कुल गरीब बेचारा जिसका ख्वाब ही यही है कि काश ये जो महंगाई है ये कम हो जाए। तो साल 2024 उसमें भी हमने देखा कि गरीब का ये ख्वाब ही रहा है अभी तक। और सूरत हाल यही है कि अगर हम कंपेयर करें गुज़श्ता दिनों से, गुज़श्ता साल से, जो गुज़श्ता 2023 गुजरा है, तो तकरीबन जब हम देखते हैं तो जो सब्जियों फलों की कीमतें हैं और जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो तकरीबन 100% से भी ज़ायद बढ़ चुके हैं। अब इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं, मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो गुज़श्ता साल के अख्ताम पर हमने देखा कि जो डॉलर की प्राइस है वो भी कदरे कम हुई, उस पर भी कंट्रोल किया गया। और फिर जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो भी कम हुई, और अब गुज़श्ता 1 से 2 बार में जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो बढ़ाई भी नहीं गई और वो उसी सतह पर बरकरार भी रखी गई हैं। मगर उसके बावजूद भी अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं कि वो बढ़ती जा रही हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ों के रेट्स मैं आपको बता देता हूँ, पिछले साल से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर गुज़श्ता साल के निस्बत देखा जाए सब्जियों की कीमतों में तो 100 गुना से भी ज़्यादा जो इजाफा है वो देखने को मिला है।
अगर हम बात करें जो टमाटर है गुज़श्ता साल के शुरू में 45 रुपए फी किलो दस्तयाब था, वो इस वक्त 100 और 120 रुपए तक किलो मिल रहा है। उसके साथ साथ 50 रुपए किलो वाला आलू जो है उसकी कीमत भी 80 से 90 रुपए तक पहुंच चुकी है। 500 रुपए वाली जो अदरक थी गुज़श्ता साल, उसकी कीमत इस वक्त 800 रुपए, जबकि प्याज की कीमत भी 250 से ऊपर पहुंच चुकी है। तो इस तरह जितनी भी सब्जियां हैं और फलों की कीमतें हैं, आए रोज इसमें मुसलसल इजाफा भी होता जा रहा है। आवाम का भी इसमें गिला है। वसीम मलिक साहब, एक और चीज अगर हम देखें, जो आप जिस मार्केट में हैं, वसीम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, खासकर अगर हम बात करें, एक तरफ तो आवाम ये गिला भी करती कि इंतजामिया चेक एंड बैलेंस जो है उसको नहीं रखती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि 1-2 दिन ऑपरेशन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद वही प्राइस, वही रेट्स, वही सारी चीजें। इस वक्त ये बताइएगा कि जो मुर्गियां हैं और फिर जो अंडे हैं, अगर हम देखें पिछले हफ्ते में और अब के हफ्ते में, सिर्फ अंडों की अगर बात करें तो उसमें 40 रुपए का इजाफा किया गया है। तो इस पर क्या इंतजामिया से आपका कोई राब्ता हुआ है कि वजूहात क्या बताई उन्होंने, क्या उन्होंने चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा? देखिए, इंतज़ामिया का, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ इस्लामाबाद की, शहर इक़्तिदार की। यहाँ पर मुख्तलिफ दिनों में बाज़ार लगते हैं, जैसे इतवार बाज़ार है। अब जहाँ इतवार बाज़ार लगा है वहाँ पर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी वो जो कीमतें हैं उस पर अमल दरामद यकीनी नहीं बना पाते। इसमें एक जो फैक्टर हमने देखा है वो मिडल मैन का जो किरदार है जो अदा करता है, सबसे ज़्यादा अर्निंग वो कर रहा होता है। अगर किसान है वो सब्जियां फल काश्त करता है और वो उस रेट में जो बेचता है, उसके बाद जब एक ख़रीदने वाला, एक आम सारिफ है, वो मार्केट से ख़रीदता है तो उसकी कीमतों में 100-200 से भी ज़्यादा इजाफा होता है। और आपने बिल्कुल बजा कहा कि ऑपरेशन भी होता है जब ये चीज़ें मीडिया पर हाईलाइट भी होती हैं, मगर फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके बाद फिर कीमतें आसमान पर पहुंच जाती हैं। और अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनको बहाना बनाते हैं। अच्छा की रिपोर्ट है ना, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट समेत तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो जमा करा देते हैं कि भी सब अच्छा है, मीडिया पर रिपोर्ट हुई, 1-2 दिन एक्शन हुआ और उसके बाद फिर वही चीज़ उसी डगर पे चलना शुरू कर देते हैं। सुधीर की जानिब चलते हैं जो कि इस वक्त लाहौर में मौजूद है। सुधीर, पहले तो आप मुझे बताएं कि आप मौजूद कहाँ पे हैं, किस मार्केट को आप कवर कर रहे हैं, और सेकेंडली ये जो वसीम बात कर रहे थे कि खुद साख्ता एक इजाफा होता है जो कि कर दिया जाता है, एक होती है रेट लिस्ट जो कि मुतल्लिका महकमा जात की तरफ से दी जाती है इन तमाम लोगों को जो कि सब्जियां बेचते हैं मार्केट में, क्या उस पर अमल किया जाता है या उसको साइड लाइन करके साइड पर रख के छुपा के खुद से इजाफा कर लिया जाता है प्राइसेस पे? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं इस वक्त हूँ टाउनशिप के मिलाद बाज़ार में, मिलाद मार्केट में। यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें सब्जियों की, चिकन की, मछली की और पूरी फूड कोर्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मंडी से जो माल लेकर आते हैं वो यहाँ पर बेचते हैं। ये कच्ची है, इसको आप सब मंडी कह सकते हैं। अच्छे रेट होते हैं, होलसेल के तकरीबन काफ़ी हद तक ये परचून में, होलसेल के रेट ही परचून में बेचते हैं, कुछ उसमें प्रेफर रख लेते हैं। चूँकि सड़क के ऊपर लगे हुए स्टॉल हैं, इनका किराया कोई नहीं है, थोड़ा जो कि दुकानदार लेता है, इसलिए ये मुनासिब कीमत होती है। यहाँ पर अगर थोड़े से मैं रेट की आपको बात करूँ तो अभी आपने कहा था रेट लिस्ट डीसी जारी करता है, तो कम ही ऐसा होता है कि डीसी की रेट लिस्ट के ऊपर जो है वो चीज़ें बिके। ताहम जो लोग डायरेक्ट किसान से उठा लेते हैं वो सस्ता बेचते हैं रेट लिस्ट से भी, और जो लोग मार्केट से लेके आते हैं, यानी बदामी बाग, यहाँ पे 4 मंडियाँ हैं, बदामी बाग मंडी है, काना मंडी है, मुल्तान रोड मंडी है, जो मंडी से, और सिंहपुरा, 4 मंडी है। जो मंडी से डायरेक्ट लेकर आती हैं वो निस्बतन सस्ता बेचती हैं। जो सब दुकानदार होते हैं, यानी छोटी मंडी से फिर अपने पास गली मोहल्लों में, बाजारों में लेके आती हैं, वो थोड़ा सा महंगा बेचती हैं। तो ये एक फिनोमेना है जिसको समझने की जरूरत है। ठीक है जी, मिडिल मैन। सारे लोग मंडी नहीं जा सकते क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, कॉस्ट है, टाइम है, लोग नहीं वो स्पेंड करते, दूर है, अपने घर से बाहर निकले, गली के मोहल्ले से सब्जी ले ली, घर आ गए। खवातीन होती हैं जिनके मर्द नहीं है, बच्चे नहीं है, नहीं जा सकते, तो उनको महंगाई के हाथों वो मजबूर होते हैं, उनको महंगा सौदा खरीदना पड़ेगा। जो लोग बाजार तक आ जाएंगे उनको निस्बतन 10-20 रुपए 50 रुपए किलो के पीछे सस्ता पड़ेगा। जो मंडी चले जाएंगे उनको और बेहतर रेट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जिस दुकान पे मैं खड़ा हूँ, अभी सुबह का टाइम, जाए बात करें, वी वांट द रिव्यू के आम पब्लिक या जो खरीदार हैं क्या कह रहे हैं इस हवाले से। जी, अभी सुबह को टाइम है, ये दुकानें अभी खुल रही हैं। यहाँ पर अगर लहसुन की बात की तो लहसुन जो है इसकी कीमत 400 रुपए है। लीमू जो है ये इस वक्त इसका सीजन है, इसकी कीमत 50 रुपए किलो है। सब्ज मिर्च जो है ये भी सीजन है, 100 रुपए किलो है। इसी तरह जो अदरक है ये इस वक्त महंगा है, 500 रुपए इसकी कीमत है। इसकी क्वालिटी में अगर थोड़ा से हल्के चले जाएं तो उसकी कीमत कम भी है। टमाटर जो है इसकी कीमत 100 रुपए है। मुझे भी ये सारी चीज़ें दुकानदार ने बताई हैं।
ये जो नहीं, प्याज है सुधीर, ये मुझे बाहर से ऐसा आ लगता रहा है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा इसकी लगता है कि कीमत घर की 150 रुपए। सब्जियां आप ही खरीदते हैं, इसीलिए आपको सब पता है। दुकानदार ने आपको नहीं बताया, आपको अच्छे तरीके से पता है कि कौन सी सब्जी का रेट पहले क्या था, अब क्या है। और घर वाले यही परेशान है। मर्द हजरात जो घर से बाहर जाते हैं वो तो बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, जो खवातीन है वो तो अच्छे खासे मिर्चों पे भी, धनिए पे भी, पुदीने पे भी रेट कम करा लेती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेट, सुधीर मुझे एक और बात बताए, मैंने आपसे ये पूछना है कि एक डीसी जो रेट लिस्ट जारी करता है, क्या वो होलसेल मंडी के लिए और वो वेरी होती है, और उसके अलावा जो आपकी जो छोटी मंडी जहाँ पर आप मौजूद है, जहाँ पर वो मिडल मैन डिलीवर करता है और उसके बाद आम पब्लिक लेके जाती है, क्या वो डीसी रेट सबके लिए सेम होता है? लेकिन जो मिडल मैन है वो एक्सपेंडिचर्स का जो रेट है या जो प्रॉफिट है वो डाल लेता है कि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, पेट्रोल हो गया, दीगर जो आपके फैक्टर्स है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी मैं इसमें आपको थोड़ी सी वजाहत करूं। जो डीसी रेट होते हैं उसके दो रेट होते हैं, एक थोक रेट होता है और एक परचून रेट होता है। जो थोक रेट होता है वो मंडी का होता है, जो परचून रेट होता है वो इन जैसे गली मोहल्लों में या बाजारों में जो दुकानों में जो दुकानें लगी होती हैं उसमें 2 से 4 रुपए पर केजी का फर्क होता है। अब इस 2 से 4 रुपए पर केजी के ऊपर आप कॉस्ट देखें कि वहां पर घर से दुकानदार ने निकलना है, मंडी जाना है, ट्रांसपोर्टेशन होनी है, वहां से सामान लेना है, कैरेज करके यहाँ पे लाना है, उसका किराया पड़ना है, एक शॉपर बैग है जो उसने इस्तेमाल करना है, उस दुकान के ऊपर वो काम कर रहे हैं, अगर वो अड्डा है तो अड्डा देना है, अगर दुकान है तो उसका किराया देना है। उसके बाद जो बचत होनी है वो बचत में उसने अपने घर का सिस्टम चलाना है। तो ये एक पूरी एक साइंस है जो कि एक दुकानदार बेहतर समझ सकता है, लेकिन हम आपको स्क्रीन पे इसलिए बता रहे हैं कि ये एक हेल्दी जो है वो एक्सपेंडिचर है। उस एक्सपेंडिचर को अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो पर केजी 10 से 25 रुपए एक्स्ट्रा ऊपर डालने पड़ते हैं। लेकिन हुकूमत इसका ख्याल नहीं करती। जब लिस्ट जारी की जाती है तो उसके ऊपर वो सोहा आपने देखा होगा कि हम अगर प्राइस की बात करें, लाहौर, कराची, फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी, यहाँ पे प्राइस में भी काफी जो है वो आपको फर्क नजर आएगा वाज़े तौर पर। इस्लामाबाद आपको पता है कि पूरा सबसे महंगा शहर है। मुजम्मिल भी कराची में इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बात करें। मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है, आम आदमी क्या कहता है? एक तरफ तो कराची एक वक्त था कि 50 रुपए में पूरा दिन आपका अच्छा गुजर जाता था, आज हालात वैसे नहीं रहे। क्या महंगाई को आप कैसे देख रहे हैं, और फिर आम चीजों की जो प्राइस है क्या उसी में भी तेजी आ रही है जो दीगर शहरों में हम देख रहे हैं? हाँ सुही, हरमीत देखें, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो शहर कराची में वो महंगाई का ही है। साल 9 के आगाज से लेकर हमने पहले दिन ये बात यहाँ से मेरे ख्याल में सुधीर, मेरा सवाल मुजम्मिल से है, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। नहीं, मुजम्मिल ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुजम्मिल, अच्छा जी मुजम्मिल की आवाज जो है कीजिएगा। अच्छा मुजम्मिल, आपने ना हरमीत से बड़ा सीधा सा सवाल किया, उस सवाल का जवाब दें। और दूसरा ये भी बताएं कि कराची में इस वक्त जो है ना, हम देख रहे हैं कि जिस मंडी में आप मौजूद है वहाँ पे अच्छी खासी गहमा गहमी है। तो आप तो सुबह सुबह उठ के हमें रिपोर्ट करने आ गए हैं, आप सब्जी लेने आए हैं या रिपोर्ट करने आए हैं? पहले तो हमें ये क्लियर कर दें। अच्छा देखिए, सुबह सुबह लेने की रिवायत जो है वो शहर कराची में जितने पुराने शहरी हैं कराची के, वो आज भी सुबह सुबह उठ के बाजारों का रुख करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहाबुद्दीन मार्केट में, जो कदीम इम्प्रेस मार्केट के मूव होकर यहाँ पर आई थी। और इस मार्केट में अभी भी जो शहर कराची के कदीम लोग हैं उनके वो इसी रिवायत पर चलते हुए सुबह सुबह सब्जी लेने आते हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि सुबह सुबह जो है वो बिल्कुल फ्रेश सब्जी मिलती है यहाँ पर, तो यही वजह है कि लोग आ जाते हैं। अब जहाँ तक बात है महंगाई की, तो पहले दिन ही हमने रिपोर्ट किया था कि लोगों की उम्मीदें, हर साल लोग यही उम्मीद बनाते हैं कि भाई शायद महंगाई कम हो जाए। तो इस दफ़ा शहर कराची की अवाम ये मुतालबा नहीं कर रही कि महंगाई कम हो जाए, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई जो चीज़ें जितनी है वो यहीं पे रुके, क्योंकि उनको पता है कि चीज़ें महंगी होने के बाद सस्ती नहीं होती हैं। पेट्रोल की बात करें या डॉलर की बात करें, ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद भी पेट्रोल नीचे आया, लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं हो सकी और इसके समरात आवाम तक नहीं पहुँच रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है हरमीत कि आजकल जो असिस्टेंट कमिश्नर है और डीसी हैं वो इलेक्शन की तैयारियों में जो मराहिल गुजर रहे हैं उसमें मसरूफ़ है, तो गाहे बगाहे जो मार्केट्स के दौरे नहीं हो रहे। हमें आज कहीं पर भी जो है वो निर्ख लिस्ट नज़र नहीं आई है जिससे हम अंदाज़ा लगा सके कि क्या रेट है, मगर जो हमारे पास कमिश्नर ऑफिस से लिस्ट आई है उसमें और बाज़ार के नरखों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर बात कर ले आम सी चीज़ प्याज की, तो प्याज के जो रेट हमारे पास आए वो 184 रुपए हैं। मुजम्मिल साहब, अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं, जो चीज़ें आप फरमा रहे हैं, इसमें अगर हम देखें ये दो चीज़ें, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो कम हुई है, बड़ी नहीं है, डॉलर का जो रेट है वो भी मुस्तहकम हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो लोग आज भी गिला कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है उसके ज़्यादा किराए हैं। ये सब्जी वालों से जब आप पूछते तो वो कहते हैं कि ये हमने ज़्यादा इसलिए प्राइस लगाई हैं। तो क्या उस ट्रांसपोर्ट के किराए वगैरह पे भी कोई चेक एंड बैलेंस है, या उसी तरह सिचुएशन है जो सब्जी बाजारों
चारों पे मुर्गियां और अंडों पे जिस तरह चेक एंड बैलेंस है? हाँ हरमीत, देखिए किराए तो यहाँ पर कम हुए ही नहीं है। गो के गुज़िश्ता 3 माह में जो है 60 रुपये से ज़ायद पेट्रोल पैसे कम हुए हैं, लेकिन किराए कम नहीं हुए हैं। अभी भी शहर कराची में एक स्टॉप का किराया जो है 50 रुपये है। और यही बात अगर हम बात करें जो ये लोग सामान लेकर आते हैं, तो उनका भी यही कहना है कि जो मंडी से चीज़ें लेकर आते हैं उसके किराए में कोई कमी नहीं की गई है। जो किराया 7-8 हज़ार रुपये था, वही किराया अब 10 हज़ार रुपये तक ये लोग मंडी का पे करते हैं। यहाँ तक शहर कराची में सामान आप एक बात बिल्कुल यहाँ ठीक से कह रहे हैं बहुत कि दूर उनके है। पास अपने और वैलिड एक्सक्यूज हैं और वो उसको कहते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं कि देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़, जब पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोलियम मसनूआत समेत हर चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो खैर इस सारी सूरत हाल पर किसान जो है वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। मलिक खालिद महमूद खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि सदर है किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के। हम उनको भी गुड मॉर्निंग पब्लिक में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। सर आपका ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। सर सारे जो हमारे शहर है ना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स रिपोर्ट कर रहे थे 10% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, 100% देख रहे हैं कि 100% से ज़ायद का इजाफा हुआ है तमाम तर सब्जियों में। किसान इत्तेहाद इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती हैं कि क्या जस्टिफाई करेंगे क्यों इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। काश ये पहले हुकूमत को चाहिए कि बैठ कर डिसाइड करें कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब आप ये देखें कि जो हमारा यूरिया बैग का रेट था 2,000 रुपया, आज हम वो खरीद कर रहे हैं 5,000 रुपए। ठीक है। डीएपी भी जो हमें मिल रही थी 7, 7,500, 8,000 रुपए में, आज हमें मिल रही है 15,000 रुपए में। डीजल का रेट बढ़ गया, लेबर चार्जेस बढ़ गए। तो ये कि हमारा काश्तकार आज यूरिया खाद लेने में लाइनों में लगा हुआ है इस वक्त। तो जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा ये कि ट्रांसपोर्टेशन के रेट भी बढ़ गए हैं जी, लेबर चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जी। तो हुकूमत को ये चाहिए कि जब भी कुछ चीजें आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए करना, ये चाहिए कि बैठ के पहले ये चीजें डिसाइड करनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या काश्तकार के पास रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड है। इंडियन काश्तकार को यूरिया का बैग मिल रहा है पाकिस्तान रुपीज में 800 रुपए में, हमें मिल रहा है 5,000 रुपए में। इंडियन काश्तकार को डीएपी का बैग पाकिस्तान रुपीज में मिल रहा है को 4,000 में, हमें मिल रहा है 15,000 रुपए में। ठीक है। वहाँ डीजल पे भी सब्सिडी है। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे मिडल मैन ज्यादा कमाता है जी। काश्तकार को वो रेट नहीं मिलता जो मंडी से आगे मिडल मैन कमाता है। मैं आपको उसकी कुछ मिसालें दे सकता हूँ। आज से 2 साल पहले हमने गंदम बेची थी 2,200 रुपए मन, एंड कंज्यूमर ने वो खरीदी 5,200 रुपए मन। ठीक है। 1,750 अरब रुपए मिडल मैन खा गया। अभी जब मक्की नहीं आई थी हमारी तो उसका रेट था 4,200 रुपए मन। जब हमारी मक्की आई तो हमने वो बेची 1,300 से 1,500 रुपए मन, लेकिन फीड का रेट कम नहीं हुआ। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने में मिडिल मैन का किरदार है। दूसरा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। इस वक्त भी काश्तकार परेशान है। काश्तकार के वक्त न घर के हालात अच्छे हैं, न खेत के हालात अच्छे हैं, न उसके बच्चों की तालीम के हालात। मलिक साहब, अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं कि मिडल मैन जो है उसको ज्यादा फायदा है, अगर हम आम आदमी की बात करें तो वो भी परेशान नजर आता है। लेकिन ऐसे में किसान की जो मुश्किलात हैं, जाहिर बात है हम देखते हैं कि पूरा साल वो जिस मेहनत से काम करता है और फिर उसका रिजल्ट, उसका मुनाफा जो है वो उसको नहीं बल्कि किसी और को मिलना शुरू हो जाता है। कितनी परेशानी है किसानों में इस वक्त। और फिर खाद के हवाले से या बिजली के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम आपको ये यूनिट फ्री देंगे, खाद में इतना आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इन चीजों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। देखिए जी, अभी आपने बिजली का नाम लिया। हमारा जो बिजली का 1 यूनिट 1 रेट था जिसपे कोई टैक्स नहीं था, उसका रेट था 5 रुपए 35 पैसे, जो आज 50 रुपए क्रॉस कर चुका है जी। इसी तरीके से बाकी भी हमारी सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ जी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मिडिल मैन है जी। मिडिल मैन ही कमा रहा है। अब आप मुंजी को देख लें, जब हमने पहले मुंजी बेची है 35 रुपए मन, आज उसका रेट 5200 तक पहुंच गया है चावल का। यानी मिडिल मैन कमा रहा है, एंड कंज्यूमर भी नुकसान में है, काश्तकार भी नुकसान में। ठीक है मलिक साहब, ये जो मिडल मैन है ना, इसको ढूंढना पड़ना है, क्योंकि इसके बारे में काफी हमने बात कर ली है। ऑल दो ये कहीं राइट लेफ्ट नहीं है, हमारे सामने ही है, हमें पता है कि ये कौन है। सर एक सवाल मेरा सुन ले। सवाल मेरा सिर्फ आपसे इतना सा है कि देखिए, कहते हैं बढ़ा हुआ रेट और बढ़ा हुआ पेट जो है ना वो कम नहीं होता। ठीक है, हमने मान लिया पेट्रोल बढ़ा, उसकी प्राइसेस बढ़ी, आपने सब चीज़ों के एक्सपेंडिचर्स जो है वो बढ़ गए, आपने बढ़ा दिया। लेकिन चाहे 2 रुपए 3 रुपए पेट्रोल नीचे भी तो आता है ना। जब वो नीचे आता है तो फिर हम प्राइस रेट नीचे क्यों नहीं लेके आते? 100% इजाफा सर देखें 2024 शुरू हुआ नहीं, किसान के अपने एक्सक्यूज है वो ठीक है, लेकिन जब रेट पेट्रोल बढ़ने से ऊपर जाता है तो पेट्रोल के कम होने से नीचे क्यों नहीं आता?
लेकिन किसी चीज की जब कोई सपोर्ट प्राइस तय होती है ना, काश्तकार को 1 रुपया उससे ज्यादा नहीं मिलता। गंदम का पिछली दफा 3900 रेट था, काश्तकार को 1 रुपया ऊपर नहीं मिला, बाद में यही रेट 5-10 ऊपर चला गया गंदम का। काश्तकार के साथ ये होती है, ज्यादती होती है कि जब कपास आई है तो कपास का रेट हुकूमत ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की थी 8,500 रुपया, काश्तकार को मिली 6,000, 6,500, 7,000 रुपए। काश्तकार को मक्की में और कपास में हद से ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसकी वजह से अगले साल में कपास की काश्त कम हो जाएगी। नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का नुकसान होगा। और मुल्क का आप सबसे ज्यादा जिस जरिए मुबादला आप कमाते हैं वो कपास के जरिए कमाते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए ना, हम कपास में कहाँ खड़े थे, कहाँ आ गए। काश्तकार अब काश्त क्यों नहीं कर रहा कपास? सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मलिक साहब एक सवाल, जाहिर बात है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम सब ने अवाम को रिलीफ देना है। अब आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर बात है हम अगर पड़ोस की बात करें, वहां के किसानों से मैं मिला हूं, जब भी वो ननकाना साहब आते हैं वहां पे टमाटर की प्राइस देखें, हैरानकुन प्राइस है वहां सारी सिचुएशन में, और रिलीफ भी बहुत ज्यादा है। किन चीजों पर इमरजेंसी की सूरत में ये सारी चीजें अगर की जाए, किसान को ये रिलीफ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं मंडियों में आम आदमी तक जो सब्जियां पहुंच रही हैं उसमें कम से कम प्राइस जो है वो कम हो सकती है, कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपने इमरजेंसी की बात की, तो मैं कहूंगा कि इस वक्त फौरी तौर पर पाकिस्तान में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमारी पर एकड़ बीज अच्छा हो, पर एकड़ पैदावार बढ़े। नंबर 3, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमें रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही हो जो इंडियन काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इस वक्त हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनसे कम से कम कुछ 4 गुना से 5 गुना हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। जब तक हमें रीजन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते। मैं आपका मैं आपको एक अहम इशू की तरफ लेके जा रहा हूं। कर दे कंक्लूड कर दे सर, करें। इस वक्त हमें सोचना चाहिए कि जिस रेशो से हमारी आबादी बढ़ रही है, हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ठीक अब देखें ना, हम 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम 10 साल प्लान बनाए, 10 से 20 साल प्लान बनाए। देखिए ना, आज हमारे पास यूरिया शॉर्ट है जी, आप खुद देखें ना, हमें कम से कम प्लान करना चाहिए कि अगले साल हमारा यूरिया का इस्तेमाल कितना होना है, अगले 10 सालों में इस्तेमाल कितना होना है, हम किस तरह बढ़ाए उसको इम्पोर्ट करें या अपनी इंडस्ट्री के बढ़ाए। देखिए ना, जिस मुल्क में इस यूरिया की इंडस्ट्री को 2-2 माह के लिए बंद कर दिया जाए, उसकी गैस बंद कर दी जाए, वहां ज़राअत के आसाम तरक्की करेगी। ठीक है मलिक साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारे मसाइल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। अगर हम पॉलिसी की बात करें, हम फ्रेम बात करें, हम इन तमाम चीज़ों की बात करें, इस पर हम कंसर्न डिपार्टमेंट को हमेशा कहते हैं कि आपका ही कसूर है, ऑल दो कि बिल्कुल है, ये पॉलिसीज़ बननी चाहिए ताकि एक पाथवे क्लियर हो सके और जो भी मसले मसाइल हैं उनको हम एड्रेस कर सकें, तमाम वसाइल जो हमारे पास मौजूद है बुरोकार ला के। लेकिन हम भी कुछ कर सकते हैं हरमीत। जाते जाते एक छोटी सी टिप, जो कि बेसिकली हम देखते हैं कि दीगर जितने भी ममालिक हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े घर नहीं होते, बहुत बड़े बड़े हम घर नहीं देखते, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे गार्डनिंग का एक हॉबी के तौर पे ले लें या जरूरत के तौर पे ले लें, हम देखते हैं खास तौर पे किचन गार्डनिंग स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 से 3 कनाल से कम के घर में तो हम रहते नहीं है, वहाँ एक छोटा सा किचन गार्डन अगर बना लेंगे तो शायद हम ये कंसर्न डिपार्टमेंट को ब्लेम करने के बजाय खुद इसका कोई हल भी निकाल सकेंगे। एक टिप है, इसको 2024 में ट्राई जरूर कीजिएगा, फ्रेश सब्जियां आपको अपने किचन गार्डन से मिल सकती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो, और आपको पता है कि पूरे दूसरे घंटे में हम कोशिश करते हैं उन सब्जेक्ट पर बात करने की जिन पर बेसिकली बहुत बात की जाती है, लेकिन हम फाइनली किसी क्रक्स पर नहीं पहुंच पाते, और शायद आज भी यही होगा, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन होगी उससे कुछ ना कुछ अखज़ आप लोग ज़रूर कर सकेंगे। आज का सब्जेक्ट जो है हरमीत वो बहुत सादा सा है, ओनली 1 लाइनर, लेकिन उसके अंदर जो है वो जितनी डिस्कशन की जाए, जितनी रिसर्च थीसिस डाले जाएँ कम है। व्हाट इज सक्सेस, कामयाबी क्या है आपके लिए, मेरे लिए उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आज के ज़माने में जब हम 21st सेंचुरी में हैं, टेक्नोलॉजी है हमारे इर्द गिर्द, हर एक जगह पे सोशल मीडिया है, तो हम कामयाब शख्स किसे कहते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियोज में एक आम लेमैन, आम पब्लिक क्या सोचती है, उनके लिए कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, वो जानने के लिए हम भी पहुंच गए आम आवाम के पास। तो फिर उन्होंने क्या कहा ज़रा आप भी देखिए, उसके बाद फिर मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपसे।
कामयाबी तो अल्लाह ने भी यानी कि कहा भी, यानी कि मेहनत करो, आपको अल्लाह ताला मेहनत का फल देगा। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं, किस्मत साथ नहीं देगी तो भी आप कामयाब नहीं है, और अगर आप किस्मत साथ देती है और आप मेहनत नहीं करते, लेज़ी होकर बैठे रहेंगे, तो भी इट मीन्स कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, मेहनत और मुशक्क़त। वजह है कि मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे ना, तो जब मेहनत ही नहीं करनी तो कामयाब इंसान कैसे होगा? जी मेरे ख्याल में तो मेहनत से मिलती है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका उतना ही फल मिलेगा। पहले मेहनत होती है, साथ किस्मत भी होती है। किस्मत ना हो तो मेहनत का कोई फ़ायदा मेरे ख्याल में नहीं होता। कामयाबी अगर आप मेहनत भी करते हैं तो ठीक है, वो आपकी किस्मत में होता है तो आप करते हैं ना। तो जो जैसे इंसान अमल करता है वैसे ही उसको कामयाबी मिलती है। कामयाबी मेहनत से मिलती है। कामयाबी किस्मत से भी मिलती है और मेहनत से भी मिलती है। इंसान मेहनत करता है तो कामयाबी मिलती है। मेहनत से मिलती है। बैठ के तो आपको कैसे मिलेगा? ये तो आसमान से नहीं आता कि आएगा। देखिए अल्लाह पाक ने हमें दिमाग दिया हुआ है, सोच दिया हुआ है, हम काम करेगा तो हमें कामयाबी मिलेगा। इंटरेस्टिंग, बड़े ज़बरदस्त सी रिव्यूज़ थे और डिफरेंट हमने माइंडसेट के लोगों को डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करते हुए देखा। बट ऑल दो बड़ा सादा सा सवाल ये कि कामयाबी मेहनत से मिलती है या किस्मत से, और इस बात पर काउंटर करके अक्सर लोग कहते हैं मेहनत तो एक मजदूर भी करता है और कामयाब तो वो बंदा भी है जो कि ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ पर सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। तो मेहनत तो उसने बिल्कुल नहीं की, लेकिन वो कामयाब, क्या वो वाकई कामयाब कहलाता है? खैर ये बड़े सारे सवाल हैं हमारे पास, उन सब के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई पैनल जो मेरे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, साबिक प्रिंसिपल आइडियाज़ मेडिकल कॉलेज भावलपुर। आपको सर आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आपको नया साल बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बेटा जी। सर जी थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मज़हर अली मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। मज़हर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंसान इस दुनिया में जो जिंदगी गुजारता है वो मुख्तलिफ सतहों पर जिंदगी गुजारता है। नजदीक कामयाबी क्या है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी जिंदगी गुजारने की सतह क्या है। अगर इंसान एक सिर्फ जिस्मानी सतह पर जिंदगी गुजार रहा है और उसका सोच और सोचने का पैराडाइम एक फिजिकल पैराडाइम है, तो उसके नजदीक वो तमाम चीजें जो उसकी फिजिकलिटी को नरिश करती हैं, यानी कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ब्रांड की घड़ियां वगैरह वगैरह, तो वो सब हासिल हो जाएं तो वो समझेगा कि मैं बिल्कुल कामयाब हूं। बिल्कुल ठीक। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल सतह पर जिंदगी गुजारते हैं, और जो लोग इंटेलेक्चुअल सतह पर जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए कुछ ऐसा करना जिससे जहानत क्रिएट हो सकती हो, जिससे लोगों के मिजाज के ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के वो काबिल हो सकें, उनके नजदीक वो कामयाबी है। कुछ लोग इमोशनल सतह पर होते हैं, उनके नजदीक रिलेशंस बनाने से और अपनी पजीराई से और पूरी दुनिया में लोग उनकी इज्जत करें, एहतराम करें, ये कामयाबी का एक मयार होता है। और कुछ लोग उस ऊपर की सतह पर जिंदगी गुजारते हैं जो कि स्पिरिचुअल सतह है। ऐसे लोग जो हैं वो किसी और ऑरा में जिंदगी गुजारते हैं, उनके नजदीक ये फिजिकल चीजें इतनी अहमियत नहीं रखती। लिहाजा ये वाला सवाल मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है कि बताइए कामयाबी क्या है, तो आप कहें 2 × 2 4, तो इसका जवाब ये देना बहुत मुश्किल है। कामयाबी के लिए हर इंडिविजुअल की सतह के मुताबिक एक तयन होगा। कुछ लोगों के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं होगी कि उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, और कुछ लोगों के लिए बड़ी अहमियत की बात होगी कि भाई अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमारे घर में मोटरसाइकिल होता था, अब हर बच्चे के पास गाड़ी है। तो लिहाजा इस सवाल का जवाब तो ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कैलकुलेटेड सा जवाब इसका हो सकता नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए उसकी कामयाबी की डेफिनेशन और है और बहुत सारी लेयर्स में जो हम जिंदगी गुजारते हैं उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं। बट मज़र अभी हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर शो कि देयर इज़ नो डेस्टिनेशन इन ह्यूमन लाइफ ना। एक डेस्टिनेशन फॉर एग्जाम्पल मेरी है कि मैंने ये शो करना था, अब मैंने ये कर लिया, अब मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो बिल्कुल तैयार है, मेरे सामने मेरी मंजिल है। तो हम एक चीज़ अचीव करते हैं उसको हम कामयाबी कह देते हैं, लेकिन फिर वो कामयाबी ज़रा पीछे चली जाती है, फिर एक और चीज़ कामयाब होने के लिए हम तोगदो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते कि लोग समझते फिर हम कामयाब है ही नहीं, हालांकि बार बार अचीव कर रहे होते हैं? एक्चुअली जो कामयाबी का एक पर्सपेक्टिव कह लें या डेफिनेशन कह लें, वो इंसान खुद से अखज़ नहीं किया। जब से ये दुनिया बनी है या जो इंसानियत एक तहजीब के पैरामीटर में आई है, जिसको मुख्तलिफ ह्यूमन नेचर के अंदर कह लें कि डिफरेंट जियोग्राफिकल डिस्पर्शन से ह्यूमन नेचर भी डिफरेंशिएट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। उसमें डेफिनेशन हमेशा थर्ड पार्टी से निकल के आती है। इंसान अपने आप को जो कामयाबी है, कामयाबी की डेफिनेशन है, वो खुद से कामयाब कंसिडर नहीं करता। लोग उसको कहते हैं कि आप कामयाब हैं, तो वो अपने आप को कामयाब समझता है।
उतनी देर तक वो कामयाब समझता रहेगा जब तक उसको लोग किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके कामयाब कहते रहेंगे। जैसे भी सर ने कहा कि डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कुछ लोगों के लिए। अगर मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करूं, जिसको रूहानियत में कहा जाता है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो मिस्टिसिज्म है उसमें कामयाबी की कोई चीज़ नहीं है। उसमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से या जो भी जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, वो अपने मज़हब के जो भी उसका गॉड हो उससे अगर कनेक्शन बना ले तो वो अपने आप को कामयाब कंसिडर करेगा, लेकिन लोगों की नज़र में वो कामयाब नहीं होगा। तो कामयाबी एक ऐसा पैराडाइम बन चुका है जिसको कोई भी इवैल्यूएट नहीं कर सकता। ये एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेम्परेरी सी एक मोमेंट है, मोमेंटम कह लें इसको, जो फॉर द टाइम बिंग रहेगी और उसके बाद फिर वैनिश हो जाएगी। एक्चुअली में ये ईगो है। डॉक्टर साहब, आपने मज़हर साहब ने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन एक चीज़, एक सवाल जो एक आम आदमी से जो वॉक्स पॉक्स के दरमियान हमने पूछा, और जब भी आप महफिलों में बैठते हैं, मैं बैठता हूँ, सोहा बैठती है, तो ये सवाल होता है कि मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, शायद किस्मत में नहीं था। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे डॉक्टर साहब देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारे ज़िम्मे 3 काम हैं। चौथा काम है वो असल में हमारे डोमेन में नहीं आता। पहला काम यह है कि जो कुछ हम काम कर रहे हैं उसकी नीयत ठीक हो, हमारी इंटेंशन ठीक हो हमारी। दूसरा यह है कि हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक हो, प्लानिंग बिल्कुल ठीक हो, और तीसरा यह कि हम हार्ड वर्क करें। ये 3 काम के मुकल्लफ हैं हम सब, किसी भी डोमेन में आप देख लीजिए। जो उसका आउटकम है वो आउटकम एक्चुअली हमारे इख्तियार में नहीं है, उसमें कोई एक्स फैक्टर है जिसको आप किस्मत कह रहे हैं। लेकिन जो एक्स फैक्टर है वो भी एक्सेप्शनली ऐसा होता है कि नीयत ठीक हो और हार्ड वर्क हो और साथ डायरेक्शन ठीक हो, तो वो आउटकम प्रेडिक्टेबल ना हो। यूजुअली ये है कि वो प्रेडिक्टेबल आउटकम ही होता है और वो बेहतरी की तरफ ही होता है। और वो शख्स जो ये कहता है कि मैं मेहनत बहुत करता था लेकिन उसके बावजूद मेरा तो नहीं हुआ, तो वो बाकी 2 चीजों में किसी जगह पर कोई कमी होती। लेकिन मैं इसके बावजूद ये बिल्कुल अगेन मैथमेटिकली नहीं कह सकता। एक आदमी ने ये सारे काम बिल्कुल ठीक किए और जब उसका फ्रूट आने वाला था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो जख्मी और दोनों टांगें उसकी कट गई। अब ये कहां से बात आ गई दरमियान में? और ऐसा होता है ना बाजुकात कि आप सब कुछ करते हैं तो एंड टाइम के ऊपर कोई ना कोई डिजास्टर हो सकता है। मगर ये इवेंचुअलिटीज कुछ ऐसी हैं कि जो हमारे इख्तियार में नहीं है, और कुछ एक्स फैक्टर्स हैं जिनका हमें मालूम नहीं है। हमारे इंसानी इल्म और हमारी उसके दरमियान में कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके जरिए से वो इतना सर्टेनिटी के साथ कह दे। लेकिन मेरे लिए और मेरे जैसे और तमाम बंदों के लिए यही जरूरी है कि वो इन 3 चीजों को फॉलो करता रहे। मैं दोहरा देता हूं, करेक्ट इंटेंशन, प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। ऑब्वियस इसमें स्किल एक्विजिशन भी है, इसमें लोगों से मशवरा भी है, इसके लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करना भी है, और थर्डली हार्ड वर्क। डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। मज़हर साहब, एक और चीज अगर हम देखें, जो दुनियावी पैरामीटर्स हैं जो हम देखते हैं आम मुआशरे में, जब हम गपशप लगाते हैं, देखते हैं हमारे पड़ोस में दोस्त को देखते हैं, हम कहते हैं वाह जी बड़ा कामयाब हो गया। लेकिन अगर आजकल के दौर की हम बात करें, कहीं ना कहीं शॉर्टकट के हवाले से, क्योंकि जो आप दोनों हमारे मौजूद गेस्ट ने जो बातें की हैं उससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को बड़े मुख्तलिफ तरीके से देखा जाता है। ये जो नए बच्चे हैं, नए नौजवान जो नस्ल है, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी उनका ज्यादा होता है। शॉर्टकट का मतलब क्या है? शॉर्टकट किससे आगे जाके मेरा दोस्त इतना कामयाब हो गया तो मैंने भी कामयाब होना है, क्या ये तरीका दुरुस्त है सर? एक्चुअली में ये तरीका तो कैटेगोरिकली तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन आजकल जैसा हो चुका, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या कुछ ऑनलाइन स्टोर्स चलाने वाले लोग हैं या कुछ ऐसी कंपनीज आ गई MLM के ऊपर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर। उन लोगों ने काफ़ी वीडियोस बनाई, यूट्यूब के ऊपर वायरल भी हुई, टिकटॉक के ऊपर वायरल हुई, तो जिसकी वजह से एक ट्रेंड बन गया। और जब ये चीज़ें ट्रेंड में आती हैं, जैसे टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स हैं, बीगो लाइव के इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, ये छोटी छोटी एज के हैं, 20 से 25 साल की इनका एज ब्रैकेट है, और ये पैसे को शो ऑफ कर रहे हैं, ये लग्जरी कार्स को शो ऑफ कर रहे हैं। तो 20 से 25 साल का लाइफ ब्रैकेट क्या होता है? सिर्फ 5 साल होते हैं। तो ये शॉर्टकट ही है। एक इंसान जो अगर कन्वेंशनल डायनामिक्स को देखा जाए तो वहाँ पे एक इंसान 40 इयर्स के बाद जाके कहीं ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आ रहा होता था, परचेज करने के काबिल होता था, जिसको आज के इस मॉडर्न मोमेंटम ने इतना फास्ट बना दिया। अच्छा, मतलब सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आपने जब कन्वेंशनल एजुकेशन की बात
की या उस क्राइटेरिया में अगर हम देखें, आप क्या देखते हैं पिछले कुछ सालों में हमने जो चेंज अपने माशरे में देखा है वो है एंटरप्रेन्योरशिप का। अब आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि कन्वेंशनल एजुकेशन से हट के अब जो स्किल बेस्ड लर्निंग है उसका सब कह भी रहे हैं वो करें और वो उस पर लोग एक्सेल भी कर रहे हैं। अब एक डिग्री, जैसे आपने कहा कि 40 साल के बाद एक बंदा स्टेबल होकर सोचा था कि अब मैं ये करूँगा और चीज़ें इस तरह से बिल्ड कर लूँगा या बिल्ड कर ली होंगी, लेकिन अब जो स्किल बेस्ड लर्निंग है उसमें हम एक आइडिया पे काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे यंगस्टर्स बहुत काम कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हम कामयाब हैं और स्टार्टअप जब शुरू होता है तो वो कुछ दिनों में बाजूकात वायरल हो जाता है और लोग अपने आप को कामयाब समझना शुरू हो जाते हैं। एट द सेम प्लेस एक बंदा जो कन्वेंशनल एजुकेशन से इसका ताल्लुक है वो तो 40-50 के बाद भी वो ये देख रहा है कि वो किस तरह से खड़ा हुआ है, कहाँ एक्चुअली में जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ये इसी का दौर है और इसी ने सक्सेसफुल होना है, लेकिन ये एक बबल है। स्किल्स इंसान की इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ चेंज होती जाती हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स में इनोवेशन आती जाएगी, एआई एडवांस होती जाएगी, वैसे वैसे स्किल्स के डायनामिक्स चेंज होते जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि एक इंसान की जो उसकी दिमागी इस्तात है उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितनी स्किल्स को एट अ टाइम सीख सकता है और वो किस एज ब्रैकेट में अपने आप को एक लाइन ऑफ ड्यूटी में रखेगा कि मैंने सीखते रहना, कमाते रहना है। ये सिर्फ एक बबल है स्किल सेट का जो भी बना हुआ है और ये बस्ट हो जाएगा और इंसान को तयन करना पड़ेगा 2025 से 30 के दरमियान में एआई को लेकर कि उसने एआई को कितना मॉडिफिकेशन करना है। जैसे बार्ड एआई आ गया और उसके ऊपर शायद आप लोगों ने देखा भी, उसके सीईओ को हटाया गया चैट जीपीटी के और उसके ऊपर काफ़ी एक कंट्रोवर्सी भी बन चुकी है कि ये बार्ड एआई क्या करने जा रही हैं, दूसरी चीज़ें क्या करने जा रही हैं। अगर क्वांटम फिजिक्स को पूरी तरह एआई में इनकलकेट कर दिया जाता है तो इसका क्या ह्यूमन नेचर के ऊपर इफेक्ट आएगा, इंसानियत के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और आज के बच्चों की ज़हनियत के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो अल्टीमेटली तो हिट हुआ, हमारी साइकोलॉजिकल नॉर्म्स हिट हो चुकी हैं, हम इतने एनरिच्ड नहीं रहे कि हम डीप डाउन जाके किसी चीज़ को सोचें, हम शॉर्टकट्स चाहते हैं। एक ऐसी स्किल आए मेरे हाथ में, मैं उसको सेल करूं, बल्कि ओवर सेल करूं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना शुरू कर दूं। ये चीज़ जो है ना, इसी पर रिव्यू डॉक्टर साहब मैं आपका भी चाहती हूँ। यू वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एज वेल ना, तो बीइंग अ टीचर आप क्या समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वाकई ये जो कन्वेंशनल एजुकेशन है इसने बैक सीट ले ली है और स्किल बेस को हम इतना आगे लेके जा रहे हैं और इसी पे अगर एक बंदा वायरल होता है, कंटेंट बनाता है, मिलियन में कमाना शुरू हो जाता है, शो ऑफ करता है, तो हमारे यहाँ पर हम उसे सो कॉल्ड कामयाब कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतना कामयाब, डिग्री शिग्री है नहीं। देखो बेटा, हम ये जो सब लोग बातें कर रहे हैं ना, ये उस पैराडाइम में बातें कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल एक्विजिशन को हम कामयाबी के साथ ये हमारा पैराडाइम वहाँ अड़ा हुआ है और हमें इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने, कंज्यूमर सोसाइटी की सारी डायनामिक्स ने ये बताया है कि 20 साल के बच्चे ने गाड़ी ले ली, 20 साल ने ये ले लिया तो बड़ा कामयाब हो गया। तो उस 20 साल के बच्चे का अगर आप बैठ के थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिए उनसे, और मैंने ऐसे कुछ बच्चों के साथ गुफ्तगू की हुई है, और तो आप देखेंगे कि लाइफ के पूरे यानी कैनवस के अंदर ये एक छोटा सा जिक्सा पजल है, उसका एक बिट है जो उन्होंने एड्रेस किया है। इसके अलावा जिंदगी एक बहुत बड़ा कैनवस है, एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है, इसके अंदर और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो हमारे ये सारे सवाल और जवाब एक्चुअली जन्म ही इस पैराडाइम से ले रहे हैं कि भाई पैसा जितनी जल्दी आ जाए पैसा, तो भाई एक अपॉर्चुनिटीज हैं ये सामने पड़ी हुई हैं। और जैसे मजहर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई है कि बहुत अरसे के कुछ देर के बाद ये स्किल्स चेंज हो जाएंगी, कुछ अरसे के बाद ये यूजलेस हो जाएंगी। तो लेकिन जितनी देर में ये सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, जो बंदा यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा है और या पीएचडी कर रहा है उसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज सामने मौजूद हैं, और जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी सब मौजूद है। अगर एक 18 साल के बच्चे ने किसी तरीके से उसको कैपिटलाइज कर लिया है तो एक वो सबके लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि समहाउ मजहर साहब एक और सोच, जो जिस तरीके से डॉक्टर साहब इस सारी चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से पेश कर रहे हैं और आपने जो फरमाया, लेकिन एक चीज़ जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, बहुत सारे से नौजवान डॉक्टर्स की मैं बात करूँ तो कभी कभी वो भी ये गिला शिकवा करते हैं कि अभी तो हमारी 80,000 हाउस जॉब कर रहे हैं, इसके बाद जॉब पे पता नहीं आगे कितना, हम फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे, 20 साल के बाद कहीं नाम बनेगा तो उसके बाद कहीं पैसा आएगा। ये पैसे को इतना हमने ये कर दिया है, तरजीह दे दी है कि कहीं ना कहीं जो हमें बहुत अपॉर्चुनिटी या जॉब की, डॉक्टर एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था माशरे में, लोग रिस्पेक्ट अभी भी करते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इन सारी चीज़ों के हट के पैसे की तरफ जो है वो ज़्यादा दौड़ पड़ी है। इसको भी आप कामयाबी के साथ लेड करते हैं सर, या जो डॉक्टर अचीवमेंट थी बड़ी कामयाबी वो उसको भी कभी समझा जाता था? आज के दौर में इंसान जब से पैदा हुआ ना, आप भी अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो आपकी ज़रूरतें हैं। अगर आपकी ज़रूरतें आपसे छीन ली जाएं तो आपके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाएगी।
तो आजकल जो जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ऑल ओवर द ग्लोब, अराउंड द ग्लोब, और हमारा जो कमर्शियल हम देखते हैं, हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, उसमें एक ही चीज़ तो कॉमन है, पैसा। और पैसा हमारी ज़रूरत असल में बना नहीं है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का एक मीडियम है। तो जिसकी वजह से हमने अपनी ज़रूरतों को दीन इस्लाम को पीछे रख लिया। जिसका रिलीजन है अब वो बाईपास हो चुका हुआ है। हम लोग एथिज्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, रिचुअल्स ख़त्म होती जा रही हैं। बस अब एक ही चीज़ है, मेरे हाथ में नोट का बंडल होना चाहिए और मैं उसको हवा में उड़ा रहा हूँ, और मैं टिकटॉक पे भी उसको पोस्ट कर रहा हूँ, मैं इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। तो फिर एक बच्चा जो 18 या 15 साल का है वो मुझे देख रहा है और वो मुझे नीचे कमेंट करता है, भाईजान आप क्या काम करते हैं, आप तो बड़े सक्सेसफुल हैं। तो मैं उसे कहता हूँ मेरा फ़लाना मोबाइल शॉप है, या मैं उसे कहता हूँ मैं अपनी फ़लाने के साथ मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे लगाता हूँ, मिलियंस कमाता हूँ, या मैं फ़लाना कोर्स बेचता हूँ, या मैं फ़लाना काम करता हूँ। मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूँ, बट द थिंग इज़ द वे दे आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स, वो एक हमाकत खेज चीज़ है। अगर एक डॉक्टर है वो सर्जरी करता है, उसके 5 लाख रुपए चार्ज करता है, वो कभी सर्जरी करने के बाद ये नहीं बताता मैंने 5 लाख चार्ज किया। अब एक MBBS वाला बच्चा है, मुश्किल से 22 से 23 साल का होता है, अब उसके पास भी है यार मेरे पास ना कम से कम 1300 सीसी गाड़ी तो हो, लेकिन वो कब आएगी? जब मैं अपना क्लिनिक रन करूंगा। क्लिनिक रन तब करूंगा जब मेरी 30 साल की एज होगी। वो ये सोचना छोड़ दिया। हमारे जितने भी बड़े मुफक्किर हैं, जो यूट्यूबर हैं आजकल के, उन्होंने ये बताने ही छोड़ दिया कि डॉक्टर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक वो काम कर रहा है दुनिया में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफ्त में से है। Oh my God. अब ये इतना बड़ा एक मेरे लिए एजाज है, मैं तो यहाँ पे सजाऊंगा अगर मैं डॉक्टर होता तो। अच्छा देखिए ना, मसीह इसलिए कहा जाता है ना कि मसीहा, डॉक्टर मसीहा बिल्कुल होते हैं ना, तो आप देखिए फिर मुअल्लिम होना नबियों का पेशा, ये तमाम पेशे वो हैं जिसे हम देखते हैं। डॉक्टर साहब आप इस हवाले से कैसे करेंगे कि हम ये भी बहुत डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई या तो ये मेहनत बहुत करता है या इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इन दोनों चीज़ों को कैसे डिफर कर सकते हैं हम? बड़े सारे लोग हैं जो बड़े ही कामयाब हैं, उनके पास बहुत पैसे है, सो कर, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं चाहे वो बिजनेसमैन है, लेकिन वो कामयाबी इसको कंसीडर करते हैं कि वो सुकून से सो नहीं पाते, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये वाला फैक्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है कामयाब होने के लिए? मेरा ख्याल है ये जो मजहर अली साहब ने बताया ना, ये बात बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही वैलिड बात है, और एक्चुअली यही बात है कि हाँ, कि हमें जिंदगी को होलिस्टिकली देखने की जरूरत है, और जिंदगी के कुछ एस्पेक्ट में एकदम ग्रो कर लेने को और एकदम वो कुछ चीजें अचीव कर लेने को एक्चुअली 100% सक्सेस नहीं कहना चाहिए। जैसे उन्होंने ये बताया है, मैं चूंकि खुद डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, मुझे मालूम है उस ब्लिस का मुझे खुद एक्सपीरियंस है जो कि किसी पेशेंट की सर्विस करने के बाद मिलती है, और मैं कभी कभी उसको गेज करूं तो उसको कभी भी पैसे के साथ गेज नहीं किया जा सकता। ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से ये उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ बहुत अर्सा। तो इस तरीके से हमारी जिंदगी में जो ब्लिस है, जो हमारी जिंदगी के अंदर एक गेन है जो हमें हासिल होता है, उस गेन को हासिल करने के जो डिफरेंट मीन्स हैं, उनमें से एक मीन्स पैसा भी है। मगर पैसा एक मीन है टू अचीव अ पर्पस। ऐसा पैसा कुछ नहीं है, यानी छुरी की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने सेब ना काटना हो, कश्ती की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने दरिया पार। डॉक्टर साहब एक और चीज, डॉक्टर साहब 2 चीजें अगर हम देखें इस वक्त आपके साथ जितने भी लोग मिलेंगे, मजहर साहब के साथ भी जो लोग मिलेंगे, मेरे पास एक शख्स आया और उसके पास बहुत बेतहाशा पैसा था। उसने कहा कि मैंने मशहूर होना है, यानी सोशल मीडिया पे वायरल होना है, तो मैंने कहा मस्जिद से जूती चुरा लो। सिचुएशन ये है कि मशहूर भी होना है, पैसा भी कमाना है भाई, लेकिन एज अगर मेरी 20 साल एज है जो हम बात करें, और हम चाह रहे हैं कि 35 साल से पहले, यानी वहां तक पहुंचने से पहले मैं इतना सब कुछ इकट्ठा कर लूं, ये वाली सोच क्या वजह, क्या पुख्तगी खत्म हो चुकी है? कहीं ना कहीं सोच सिर्फ हवाओं की दुनिया में हम रहने लगे, या कहीं ना कहीं ये रियलिटी है? तो हमें इसमें एक्चुअली बॉदर करने की जरूरत नहीं है। हर शख्स को एक तजुर्बा करने दीजिए, उसको अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा करने दीजिए। और मैंने तो जिंदगी के इस सफर में ये सीखा है कि हम में से जो शख्स किसी बंदे को चेंज करने के लिए तरबियत के किसी सिस्टम में भी जाता है, उसको भी ये पैराडाइम ये रखना चाहिए कि मैं एक्चुअली अपनी ग्रोथ के लिए ये मेहनत कर रहा हूं, मैं बेहतर हो जाऊं। इसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर अगर ये इरेडिएट करके और लोग भी बेहतर हो जाएं तो वो बिल्कुल ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी अहम बात है कि हम इसके ऊपर बहुत बॉदर करें
एक आदमी गिवन अपॉर्चुनिटीज के अंदर कोई तजुर्बा करना चाहता है तो उसको ये तजुर्बा करने दीजिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो लेट देम डू वाली पॉलिसी है ना, मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी है और ये हमें अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करना भी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मज़र थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अच्छी, बड़े कम वक्त में बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन हमने की है। ऑल दो कामयाबी इज़ डिफाइंड बाय योरसेल्फ। आप जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, आप लोगों ने अपनी कामयाबी खुद डिफाइन करनी है। लोगों को देख के आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को फेलियर कहना आपकी अपने साथ ज्यादती है और कुछ नहीं है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट आपने नहीं करना। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे तो नॉर्मली कहा जाता है कि लाइफ में कुछ मीठा हो जाए, लेकिन बाज़ वक़्त आपको नमकीन की इतनी क्रेविंग होती है, इतनी आपको अर्शद ज़रूरत होती है कि आप कहते हो कि भी थोड़ा नमक भी होना चाहिए, या फिर आप रही सही कसर जो है वो आप कह देते हो कि नहीं भी फुल मसाला हो लाइफ में तभी मज़ा आता है। लेकिन इस सारा कुछ आपके साथ करते क्या है, इस बात पर हमने आज बात करनी है प्रोग्राम में, क्योंकि कहा जाता है कि सफ़ेद जहर 3 चीज़ें हैं, एक चीनी, एक नमक और तीसरा मैदा। हम सुन तो लेते हैं, हम बात भी इसके बारे में बहुत करते हैं कि ये सफ़ेद जहर है, वाइट पॉइजन, जो कि डेली हम किसी ना किसी तरीके से ले रहे होते हैं। इसका इंटेक कितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में हो चुका है, इस चीज़ का अंदाज़ा हमें खुद भी नहीं, क्योंकि हम नमक को नमक कंसीडर करते हैं। हम ये कंसीडर नहीं करते कि किस किस चीज़ में जो कि हम जिसका इंटेक कर रहे हैं उसमें नमक की क्वांटिटी कितनी है और वो आपकी इंटरनल हेल्थ को कितना ज़्यादा डैमेज कर रही है। इस पर खैर हमने डिटेल में बात करनी है। हमारा खान हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बताएं, अगर नमक की बात करें तो हमें पता है कि ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा कर देता है, सेहत के लिए बहुत सारे नुकसानात हैं, आपका मैदा भी डिस्टर्ब हो जाता है। बट ऑल दो हम किस तरह से इस चीज़ को जज करें कि हमारी डेली लाइफ में जो भी इंटेक हम कर रहे हैं खाने के अलावा, उसमें नमक कितना ज़्यादा है ये हमें रियलाइज़ करना चाहिए, और हम किस तरह से इसको जज कर सकते हैं? बिल्कुल सोहा, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इतने इसके छोटे ट्रेस मिनरल्स हैं और छोटे पार्टिकल्स हैं कि हम लोग इनको कंसीडर ही नहीं करते हैं, और हमें लगता है कि इसका हाँ नमक है, इसका इस्तेमाल तो जितना मर्जी कर लें, सो इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होता। और आज जब मुझे पता चला कि इस टॉपिक पे बात करनी है, सो आई वाज वेरी ग्लैड कि एटलीस्ट हम नमक को जो है उस तरह से अवेयर करें लोगों को कि नमक जो है वो कितना हमारी सेहत के लिए नुकसान है। इसमें सबसे पहले मैं आपको WHO की रिकमेंडेशंस बता देती हूँ, जिससे इस टॉपिक का स्टार्ट होगा और पता चल जाएगा कि नमक हम कितना ले रहे हैं और हमारे लिए रिकमेंडेड कितना है। WHO के मुताबिक एक नॉर्मल इंडिविजुअल को लेस देन 6 ग्राम्स का सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए। बात कीजिए तो लेस देन 2300 मिलीग्राम, और आम जुबान में आम ऑडियंस के लिए बात की जाए तो 1 टीस्पून का 3/4 पार्ट जो नमक है वो रिकमेंडेड है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। सो प्लीज आप अपने माइंड को एक दफा घुमाएं और देखें कि 3/4 टीस्पून नमक हम एक दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, एक और चीज आप ये देखो कि सारा दिन में हमारा एक और चीज अगर हम देखें, जाहिर बात है कि 2 तस्वीरें, एक तरफ तो खाने में हमने मिला दिया नमक, लेकिन दूसरी जानिब जब अच्छा भला मज़े का सलाद बनाओ, और या सुबह सवेरे आप उठते हैं और ऑमलेट या अंडा आप करते हैं हाफ फ्राई, तो कहते हैं थोड़ा सा छिड़क ही देते हैं, थोड़ा छिड़क लेते हैं। ये छिड़कने वाला जो सीन है, इसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये भी खतरनाक है या ठीक है? उसमें नहीं था नमक तो हमने छिड़क दिया भैया। बिल्कुल हरमीत, टेबल सॉल्ट जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है आपकी हेल्थ के लिए, बिकॉज टेबल सॉल्ट इज समथिंग जो आप प्रॉपर ऊपर से छिड़क रहे हैं और उसको आप प्रॉपर पार्टिकल्स की फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है हमें। अब नमक का इस्तेमाल जो है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ साथ एक ब्लड प्रेशर वाला मरीज भी अगर कर रहा है तो वो देखें कि नमक के इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन के साथ एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक का बहुत ज्यादा लिंक है। जितना ज्यादा आप नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बॉडी में पानी जो है वो उतना ज्यादा जमा होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेसल्स पे प्रेशर का रिस्क बढ़ता है और ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे ही पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता है तो आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलता कि आप हाइपरटेंसिव होते जा रहे हैं। और ब्लड प्रेशर के साथ साथ ही आपको दिल के मसाइल, स्ट्रोक और ब्लड में क्लॉट बनना, जो हमारे बॉडी में क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के अंदर, वो ज्यादा सारे जो मामला है वो कॉमन हो जाता है। फिर हमें वहां जाके पता चलता है जब हमारी हार्ट हेल्थ, दिल की बीमारियों के मसाइल जो हमें ज्यादा होने लग जाते हैं। तो इन नमक का बिल्कुल टेबल सॉल्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रिकमेंडेड अमाउंट से ज्यादा जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपको इतनी सारी
बीमारियों की तरफ लेके जा रहा होता है, जिसका हमें अल्टीमेटली बहुत लेटर इन लाइफ जाके पता चलता है। देखिए इसमें ये होता है कि ग्रेजुअली वो चीज़ अंदर आपके इकट्ठी होती रहती है, आपके गुर्दों को बहुत सारे मसाइल होते हैं, खासतौर पर नमक के ज्यादती की वजह से। बट ऑल दो हमने खुराक की बात कर ली, हरमीत ने अंडे के ऊपर छिड़कने की बात कर ली, ये सारी चीज़ें जो हम घर में करते हैं इस्तेमाल। अब हमने 7 दिन में कोई ना कोई चिप्स भी खानी है, कोई ना कोई हमने ऐसी सील्ड पैकेट भी लेना है जो हमारी स्नैकिंग के लिए होता है, फिर हम बेकरी आइटम की तरफ भी जाते हैं। हमारी बिल्कुल आदत नहीं है, आप जानती हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी एज वेल। अब थोड़ी अवेयरनेस हुई तो पता है कि यार कोई चीज़ पकड़नी है तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, उसकी क्वांटिटी पढ़नी है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं इसमें नमक की क्वांटिटी एक तो कितनी होती है और वो कितना, वो प्रोसेस हमारे लिए प्रोसेस फूड है ना, वो कितना हार्मफुल होता है। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉल्ट का जो लेवल है वो हमारे प्रोसेस फूड में नॉर्मल से ज्यादा होता है। मैं रिकमेंड करती हूँ तमाम पेशेंट्स को कि जब भी वो कोई चीज ग्रोसरी से खरीद रहे होते हैं तो काइंडली न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल जरूर चेक करें। उसमें सोडियम या सॉल्ट के नाम से लिखा होगा कि इसके अंदर पर सर्विंग सॉल्ट या सोडियम की कितनी है, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर जैसे बहुत सारी चीजें होती है, मैं बहुत सारे लोगों को देखे वो सॉल्टी चीजें खाने का बहुत शौक रखते हैं, कुछ भी चिप्स वगैरह वो सॉल्टी फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो अगर आप सॉल्टी फॉर्म में कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसके ऊपर न्यूट्रिशन फैक्ट लेवल जरूर चेक करें। अब इसके साथ साथ एक और बात मैं बताऊंगी कि आप जब ग्रोसरीज पे जा रहे होते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दिस जो प्रोसेस चीजें आप ले रहे होते हैं, जो फ्रीज किस्म की चीजें जो आपने लेटर इन लाइफ इस्तेमाल करनी होती है, जो आप बिल्कुल घर आते साथ नहीं यूज कर रहे होते, बाद में भी आपने यूज करनी होती है, आप कोशिश करें कि उन चीजों के अंदर भी आप नमक का कंटेंट जरूर चेक करके रखें। इसके साथ साथ जब आपको नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना जी हमाला, अगर हम देखें आप जैसे लोगों को बहुत सारे लोग सुनते हैं और फिर कहते हैं भैया हमाला ने बोला है कि भाई साहब नमक नहीं खाना है। फिर हमने ऐसे देखा है कि आपको याद होगा कि भारतीय अदाकारा, बड़ी मारूफ अदाकारा थी श्रीदेवी, उनके बारे में जो रिपोर्ट्स आई थी उस रिपोर्ट में कहा गया कि नमक से वो काफ़ी दूर हो गई थी। उन्होंने कहा नमक ज़िंदगी में नहीं लानी है। और फिर जब उनकी मौत होती है तो उसके हवाले जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी कहा गया कि नमक ना खाने की वजह से इस किस्म की सिचुएशन हुई है। आप इसको कैसे देखती हैं? जो लोग आप जैसे लोगों को देखते हैं, जाहिर बात है आप तो बैलेंस की बात करती है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ना 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 हमाला ने बोला है तो मैंने ख्याल रखना है, नमक नहीं खानी। अब वो जो नमक नहीं खाते दूर हो जाते हैं, उनके क्या नुकसान होते हैं? अच्छा, बिल्कुल जब नमक का कंटेंट आप बहुत हद से ज़्यादा कम कर देते हैं, वैसे तो अगर नॉर्मल रूटीन में आप नमक को छोड़ रहे हैं और उसके अल्टरनेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर नमक के साथ साथ आप उसके अल्टरनेट्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं ले रहे हैं जो आपको नमक का अल्टरनेट प्रोवाइड करे, तो वो लेटर इन लाइफ जाकर बहुत थोड़ा सा इफेक्ट करती है। लेकिन अगेन सोडियम आपकी बॉडी में अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट भी आपको डिफरेंट चीज़ों से मिल रहा होता है, तो वो उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल मैं नहीं समझती कि होता है कि अगर आप नमक को छोड़ रहे हैं या उसका कुछ अल्टरनेट यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ नुकसान हो सकता है। क्योंकि सोडियम अल्टीमेटली हमारे जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो किडनीज हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती हैं, स्वेटिंग के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो अगेन अगर कोई नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसका नुकसान भी उनको लेटर इन लाइफ जाके हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आज आपने 2 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर लिया तो आज से आप हाइपरटेंसिव हो गए, लेकिन अगेन एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होती है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे हमारा बताएं, अक्सर औक़ात आपने कॉमन प्रैक्टिस देखी होगी, वैसे प्रैक्टिस तो गलत ही होती है लेकिन हम घर में बहुत ज़्यादा करते हैं इस चीज़ को। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो अक्सर औक़ात हम कहते हैं कि भी आप नमक का इस्तेमाल करें या आप कोई इस तरह की ड्रिंक ले लें, सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें नमक डाल लें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ये हमने देखे हर घर में होता है। क्या ये वाकई काम करता है या बस ये एक मिसकंसेप्शन है? नो सो दिस इज आवर बहुत बुरी मिसकंसेप्शन। पता नहीं ये मिथ कहाँ से सेट हुई और क्यों सेट हुई, और लोग ठीक भी हो जाते हैं इससे। मैं कल ही कहीं पढ़ रही थी कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक पीने से लोगों के दिल के जो मसाइल हैं वो ठीक हो रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस इज समथिंग के उसमें शुगर का कंटेंट इतना ज्यादा, ऊपर से आप उसमें सॉल्ट ऐड ऑन कर लेते हैं तो वो आपको आपकी साइकोलॉजिकली आपको कहीं पे आराम दे रहा होता है, वरना उसका आपके हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आपने आपके घर पे सॉल्ट का इस्तेमाल हो रहा है और आप सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो कोशिश करें आप उसकी जगह हर्ब्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, स्पाइसेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, लेमन जूस का इस्तेमाल कर लें, लाइम का इस्तेमाल कर लें, सोया सॉस का इस्तेमाल कर लें, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। बहुत सारी फीमेल्स जो घर पे खाना पका रही होती है मैं उनको भी ये जरूर रिकमेंड करती हूँ जब आप खाना पका रही होती हैं ड्यूरिंग कुकिंग ही आप नमक का जो लेवल है वो चेक कर ले ताकि आपको ऊपर से स्प्रिंकल ना करना पड़े जो कि ज्यादा। हमारे एक और चीज, अगर आप कराची की तरफ गई हैं, हम पाकिस्तान में बात
बात करते हैं। कराची में अगर आप सीयू की तरफ जाती हैं, थोड़े एक 5-10 मिनट के बाद कहीं ना कहीं हर तरफ से ये हाथ जो है वो चिपकना शुरू होकर जाते हैं। लिप्स पे आप जुबान फेरती हैं तो फिर भैया आपको नमकीन नमकीन सब कुछ जो है वो फील होता है। जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जाहिर बात है हवाएं नमकीन है, समुद्र के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, फिर नमक भी आपने खाने में डाला, तो उनके लिए क्या, कराची वालों के लिए आप कहेंगी, क्योंकि वो भी हमारी तरह खाने के बड़े शौकीन है। बॉडीज उस तरह से अडेप्ट हो जाती हैं कि आपको सॉल्ट का इंटेक जो है वो इतना फील नहीं हो रहा होता। लेकिन अगेन उन लोगों के लिए भी यही रिकमेंडेशन है, जैसे मैंने बात की कि वो अगर इतना उनके एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा हो गया तो वो अपने खानों में उसको थोड़ा सा परहेज कर लें और उसकी जगह हर्ब स्पाइसेस या लाइम जूस का इस्तेमाल कर लें, ताकि जो सॉल्ट का इंटेक है वो नॉर्मली बैलेंस्ड रहे। अगेन मैंने इसमें बात की कि एकदम से ही अगर सॉल्टी आपका इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर सॉल्टी है, आप सॉल्टी चीज़ें खाना पसंद करें तो एकदम से आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही होती। लेकिन लेटर इन लाइफ जाके जब आप हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, हार्ट हेल्थ आपकी खराब होना शुरू हो जाती है, स्ट्रोक होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये चीजें जो हैं ये आपके लिए डैमेजिंग होती हैं। एक बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि एक दिन में कुछ नहीं होता, ये ग्रेजुअली चीजें इकट्ठी होती जाती है और फिर जब होती हैं तो उसका कोई रिवर्स हम कर नहीं सकते। फॉर द टाइम बिंग उसका कोई सोल्यूशन होता नहीं है, फिर हम बहुत बीमार होकर परेशान हो जाते हैं और फिर सोचते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो बहुत एहतियात करते थे, बट ऑल दो एहतियात आप लोग नहीं करते थे। हमारा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इससे तुम्हारा आपको डराना नहीं है कि नमक ना खाएंगे ना, और सुबह अंडा अब नाश्ता करें तो अंडे पे नमक ना डाले। कोई हरमीत ने कहा था अंडे पे नमक नहीं डालना, ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोशिश सिर्फ ये होती है कि आपको डराने की बजाय अवेयर किया जाए कि हर चीज़ और मसले का हल है। लेकिन अवेयरनेस की वजह से अगर आप ज्यादती करने से बच जाएंगे तो आपकी जान ही बचेगी, और जान है तो जहान है, आप जिंदा रहेंगे तो फिर 2025 भी देख सकेंगे। तो अपना ख्याल रखें। एक ब्रेक ले लिए, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली अब आपकी मुलाकात करानी है, बल्कि पब्लिक को दिखाना है एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि बेसिकली वायर आर्टिस्ट कहलाता है। लेकिन आपके घर में मौजूद जो भी तारे पड़ी हुई हैं उससे आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी काम हो सकता है। और इस आर्ट की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी शोहरत की वजह जो है, शोहरत का डंका जो है वो बजता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और फील्ड्स हैं जिस पे उनका नाम है, उनका क्रेडिट है, तो जो पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के सामने। इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत के साथ। सो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सोहा, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं कुछ ही लम्हे के लिए मैं भी सोच रहा था कि आसपास मेरे यानी लेफ्ट साइड में मेरे मारखोर है, तो आसपास ये जंगलात जो आपको नज़र आते हैं, हाँ, और मारखोर आपको पता है इसकी वैसे हमें तलाश होती है कि इसके साए में हम रहे। लेकिन मौद अली साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। पाजी ये भाजी कमाल किया तुझे, ये वैसे ख्याल कैसे आया सारी चीज़ों का कि घर में कोई वायर पड़ी थी, आपने स्टार्ट लिया कि मैं ये कर सकता हूँ इससे? जी काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेट मी मेक इट शॉर्ट। तो वो उसमें ये था कि पहले मुझे एक फ्रेंड ने कोई वायर गिफ्ट की, तो उससे मैंने एक ट्री बनाया, क्योंकि इससे पहले स्कल्पटिंग तो बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स में पहले ट्राई कर चुका था, तो ये एक बहुत डिफरेंट किस्म का मीडियम था और आई ट्राइड। तो मैंने जो फर्स्ट आइटम बनाया दैट वाज सो लाइक ब्यूटीफुल कि पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग इट कि यार आपने बहुत अच्छा स्कल्पचर बनाया। फिर ग्रेजुअली दूसरी तारें और फिर मोटर्स के अंदर से उसको रिट्रीव करना, डिफरेंट जो स्क्रैप था उससे करते करते फिर देन आई स्टार्टेड, जब मैं हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पटिंग की तरफ आया, फिर मुझे अच्छी वायर चाहिए थी, फिर बाहर से इंपोर्ट की। सो दिस इज हाउ इट वेंट। अच्छा, एक अब बात करें, हमारे सामने जो मुख्तलिफ ये नमूने पड़े हुए हैं जिस पर लगता है कि काफ़ी आपने मेहनत की और बड़े खूबसूरत तरीके से बाजी आपने इसको बनाया। ये आर्ट जो है कितना वक्त लग जाता है? ये छोटा सा गुलदान जो बना हुआ है, छोटा सा प्लांट जो हमारे सामने है, मनी प्लांट है, जो प्लांट है, इसको आपने कितने वक्त में ये बन जाता है वैसे? जी ये बेसिकली ओक ट्री है और इसको बनाने के अंदर तकरीबन मेरा 1 वीक का टाइम लग जाता है, छोटे मिनिएचर स्कल्पचर्स। अच्छा। और जो बड़े स्कल्पचर्स हैं उनमें महीने लग जाते हैं, इसमें 2 महीने लग गए। अभी इसके अंदर तकरीबन जो है 15 डेज का टाइम जो है इस पे स्पेंड हो गया और मजीद इस पे थोड़ा सा जो है ऐड ऑन्स करने हैं इसमें। अच्छा अली, एक और चीज़ चूँकि हम बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं इस चीज़ को हरमीत कि ये चले एक आपका आर्ट है, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस या आपके जो पार्टिसिपेशन दीगर शोबों में भी है, उसकी वजह से भी आप पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। बहुत सारे कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट इवेंट आप कराते हैं, खुद आप तैराकी भी कर लेते हैं, तीरंदाजी भी कर लेते हैं। ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक आम ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप आर्टिस्ट हैं और इसकी वजह से मशहूर है, लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए जो आपने काम किया उस पर भी रोशनी डाले कि वो काम आप किस तरह से करते हैं, इवेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाउ दे कैन कम अप टू यू गाइस।
जी उसमें ये है कि डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में पहले खुद एक्सपर्टीज हासिल करनी थी और बचपन से ही जो है मेरा स्पोर्ट्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान था और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ जिसमें स्विमिंग, क्लाइंबिंग, उसके अलावा राफ्टिंग, बहुत सारी डिफरेंट स्कूबा डाइविंग है, इस तरह के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा और चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करना और यही जो चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करना है यही मुझे उस आगे की तरफ लेके गया कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ऑर्गेनाइज्ड लाइक मैनी इवेंट्स फॉर कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स जिसमें उनको हम डिफरेंट किस्म की जो है स्पोर्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग देके उनको टीम बिल्डिंग की एक उनको हम सिखाते हैं कि टीम बिल्डिंग कैसे होती है। अली पाजी आपको देख के एक तो माशाल्लाह आप काफ़ी खूबसूरत हैं, फिर काफ़ी स्मार्ट, क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये वाले जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना बैठना ही होता है पाजी, बैठना ही होता है तो फिर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज टाइम नहीं मिलता तो फिर थोड़ा सा पेट बढ़ जाता है, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ यही वजह है पाजी। ये जो है ये आर्ट ये कितना मुख्तलिफ तो है, लेकिन रिस्पॉन्स पाकिस्तान में, फिर इस्लामाबाद में, फिर बाहर दुनिया से किस एक तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है और ये वाला आर्ट महंगा कितना महंगा है? जी रिस्पॉन्स की जहाँ तक बात की जाए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे फर्स्ट एग्जीबिशन की तो फर्स्ट एग्जीबिशन से मुझे इसको इतना बूस्ट मिला कि और पहली एग्जीबिशन ही सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे थी जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैलरी PNCA और उससे मैंने स्टार्ट लिया अल्हम्दुलिल्लाह हाफ एन आवर के अंदर मेरे सारे स्कल्पचर सेल थे। उसके बाद डिफरेंट किस्म की यही रिस्पांस देख के दूसरे जो क्यूरेटर्स थे उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस तरह से काम स्प्रेड होता रहा। मीडिया का थैंक्स करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, थैंक्स टू पब्लिक TV कि जिन्होंने मुझे इस तरह शो पे बुलाया और इसी तरह से आवाज़ प्रोजेक्ट होके बाहर के ममालिक में गई और बाहर के ममालिक में जब गई तो उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बहुत सारे ममालिक में मेरे स्कल्पचर्स हैं और बहुत ज़्यादा अली बाजी मीडिया का ज़बरदस्त किस्म का तो रोल है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या उससे भी आपको कोई फ़ायदा होता है? फिर आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात की, बाहर दीगर लोगों के अंग्रेज़ पाजी बड़े खुश होते हैं ना, गोरे बाजी नहीं होता, कमाल किया पाजी ने, तो उधर से कोई इस तरह ऑर्डर वगैरह फिर जब डिमांड आती है वो सप्लाई वाला सीन उसमें कितना, क्योंकि आपका टाइम जो है मुख्तलिफ चीज़ों में भी ज़्यादा गुजर जाता है? जी बेसिकली बाहर से भी बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोकल भी रिस्पांस बहुत अच्छा है इसका और इसको बनाना बहुत मुश्किल है, तो इसकी जो भी इसके आर्ट मीडियम को जानते हैं वो इसकी कदर बहुत ज़्यादा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो सोशल मीडिया का जिस तरह से अगर कहा जाए तो अब मुझे लोग मेरे मोहम्मद अली हसन के नाम की बजाय जो है ना वायर आर्ट बाय अली कहते हैं, तो मेरा नाम ही उन्होंने चेंज कर दिया वायर आर्ट बाय अली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग अप्रोच कर रहे हैं और बहुत बड़े लैंडमार्क्स वगैरह भी मैंने बनाया, जैसा कि 2020 का मैंने दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन वायर स्कल्पचर बनाया, एक लैंडमार्क बना हुआ है और इसी तरह ही इंशाल्लाह आप 2023 के अंदर जो मैंने सबसे बड़ा दुनिया का ह्यूमन वायर स्कल्पचर बनाया है और मीडिया के ताउन से इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी पब्लिक होगा और हर जगह इंशाल्लाह जब भी वायर आर्ट का नाम आएगा तो पाकिस्तान का नाम उनमें सरे फहरिस्त। आर्टिस्ट की बात कीजिए, पाकिस्तान की सरजमीन जो है जरखेज है, फिर बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे शो में आते हैं माशाल्लाह, आप जो काम करो कहीं ना कहीं पजीराई भी आपको मिल रही, बहुत सारे आपके जैसे और हमारे आर्टिस्ट जो हैं, यानी आपने जो बात की कि हम बल्कि उनके आर्ट की इज़्ज़त भी करनी चाहिए, उनको सपोर्ट भी कर लेना चाहिए। आर्टिस्ट के मसाइल क्या हैं? आम आर्टिस्ट, दीगर आर्टिस्ट जितने भी आप उनसे मिलते हैं तो किन किन मसाइल का वो शिकार हैं और उस मसाइल का हल अगर हो जाता है तो दुनिया भर में हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए? जी सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हैं और अगर मैं अपनी ही स्टोरी को बताऊं क्योंकि मैंने भी जो है बिल्कुल स्क्रैप से स्टार्ट किया और इस लेवल तक पहुंचा, तो जो डिफ़िकल्टीज मुझे फेस करने को मिली कि जो आर्टिस्ट जितने भी हैं उनको फ्रीडम होना चाहिए कि वो जाके इस तरह के हमारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्ट को प्रमोट करते हैं और जैसा कि हमारा लोक विरसा है, उसके अलावा PNC, इस तरह के इसमें आपको मोहम्मद अली हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं ये प्लेटफॉर्म के लिए और हम इनकरेज करते हैं तमाम लोगों को जो इस तरह का जबरदस्त काम करते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के सामने। थैंक यू सो मच। अब आप यहाँ से डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं खेल के मैदान में। पहला टेस्ट मैच, पहला दिन है, मतलब आप देखें ओवरऑल जो पास्ट मैचेस जो हैं टेस्ट सीरीज रही हैं उसमें जो परफॉर्मेंस थी, आज हमें काफी ज्यादा उम्मीदें थी अपनी टीम से, लेकिन आपको पता है इस वक्त 262 पर 9 की परफॉर्मेंस जो है वो ऑन ग्राउंड हमारी जा रही है। और हरमीत आपको पता है 3 सेशन मुकम्मल हो चुके हैं, अब आ चुकी है ब्रेक और ब्रेक के बाद चौथे सेशन में क्या ही हो सकता है, क्या होगा, खैर इस पर हम बात कर लेते हैं। आकिब कुरैशी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
आकिब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। क्विकली जरा बता दे हमें कि ये परफॉर्मेंस ये तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जी देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए और लॉजिकली देखा जाए तो ये कोई नई न्यूज़ नहीं थी पाकिस्तान के फैंस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा ही ऐसे चलता है। हाँ, न्यूज़ ये होती कि अगर यहाँ पर 462 पे नो आउट होते तो ये फिर हमें एक अच्छी न्यूज़ मान जानी थी। तो ये एक नॉर्मल रूटीन है, ये देखने के तमाम पाकिस्तानी जो आती हैं, सुबह सुबह जब पाकिस्तानी उठते हैं अपनी नींद हराम करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, तो यकीनन पिछले 3 हफ्तों से जो है वो पाकिस्तानियों की नींद हराम ही हो रही है, क्योंकि जब भी वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के मैच देखते हैं तो उनकी जो है इस तरह की ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो अच्छा, वैसे ना आप एक बात ठीक कह रहे हैं आकिब, पे कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हर दफ़ा हमें शॉक लगता है ताकि ये शॉक जो है हमारी टीम तक पहुंच जाए। बट ऑल तो देखिए जी, सिडनी इस वक्त हम आपको लेके गए हैं। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जो पहली इनिंग्स थी उसमें पाकिस्तान की ये फिलहाल परफॉर्मेंस रही है कि 262 रन मुकम्मल हुए हैं। 3 सेशन हो चुके हैं, अब पता नहीं चौथे सेशन में ब्रेक के बाद किस आज में जो वो फरमा रहे हैं, जाहिर बात है कि गुस्सा तो होना चाहिए, तकलीफ तो है, दुख है, क्योंकि हम इंतजार करते हैं कि भैया टेस्ट में ये गए कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन बाजी ये कहिएगा, चलो मान लीजिएगा कि हनीमून ट्रिप कैसा रहा, ये कैसे देखते हैं सर ये हनीमून का ट्रिप? क्रिकेट का तो बड़ा गर्क हो गया सर, माजरत के साथ, बड़ा दुख है, मुझे तकलीफ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के टूर में क्रिकेट कम खेली जा रही है, जबकि एंजॉयमेंट ज़्यादा हो रही है। तमाम क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी अहलियात के साथ गए हुए हैं। इधर से हमारे चेयरमैन साहब भी चले गए हैं। हालांकि चेयरमैन साहब या तो ना उन्होंने कोई 60-70 टेस्ट मैच खेले हो, तो वो फिर क्रिकेट टीम को टिप्स देते हुए उनकी कोई लॉजिक भी नजर आती है। आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट होते हुए आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म से मिलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मिलते हैं, उनको टिप्स देते हैं, और फिर आप ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड ग्लेन मैग्रा के साथ तस्वीर खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो ये जो चीजें हैं, वैसे आपका ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इदारा डिपार्टमेंट की तमाम तरह एक्टिविटीज एक जगह, परफॉर्मेंस एक जगह, जो कि नजर नहीं आ रही। अब लेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।